हाँ नहीं, एक मिनट देखता हूँ। ठीक ये है, अभी मैसेज वो रिकॉर्ड हो रहा है अभी। नहीं, हाँ आप करिए रिकॉर्ड, पर रिक्वेस्ट नहीं आई है। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा ठीक है। है ठीक है ठीक है, चलिए। थैंक यू कैलाश जी ये करने के लिए। थैंक यू लक्ष्मी जी, सुन रहे हैं तो अरेंज करने के लिए। तो मैं पहले मेरा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ और फिर हम शुरू करते हैं। तो मेरा नाम मोहित है। मैं डेवलपमेंट सॉल्यूशंस में पिछले 4-5 महीने से जुड़ा हुआ हूँ, और अभी मैं वहाँ एक प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के तर्ज पे काम कर रहा हूँ। और आपसे बात करने के लिए मुझे जो रेफरेंस मिला था वो तानिया ने दिया था, जिन्होंने जतन के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स पिछले टाइम में कुछ किए हैं। तो उनके माध्यम से मुझे पता चला कि हाँ ठीक है, जतन से हम राजस्थान में बात कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो है, मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग एक छोटा सा पायलट स्टडी कर रहे हैं कोरोना को लेकर, कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो दिक्कतें हेल्थ वर्कर्स, जो दिक्कतें हमारे जो कोरोना में आगे लड़ रहे हैं, उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं फिलहाल अभी। इसके साथ साथ जो भी प्रोविजंस हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रही थी और हम कैसे मदद कर रहे हैं कोरोना से लड़ने में, तो उस पर एक ब्रीफ चर्चा है जो मैं आपके साथ करूँगा। तो बेसिकली मैं एक तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स कुछ कैलाश जी आपसे लेना चाहूँगा, अगर आप मुझे दे पाए हो तो मैं ये चाहूँगा कि कब से जतन फील्ड में ऑपरेशनल है, मतलब कब से जतन काम कर रहा है। थैंक यू मोहित, मुझे अवसर देने के लिए कि मैं आपसे बात कर सकूं और थोड़ा जतन के अनुभवों को आपके साथ शेयर कर सकूं। जतन का परिचय जी अगर मैं देना शुरू करूं तो सन 2001 से हम लोग काम कर रहे हैं। और जतन की शुरुआत सन 2001 में राजस्थान का एक जिला है राजसमंद। राजसमंद में युवाओं के मुद्दों पे काम करते हुए हुई थी। तो अभी हमें 20 साल हो गए हैं लगभग जतन को काम करते हुए। और अब हम केवल युवाओं के मुद्दों पे काम नहीं कर रहे हैं, युवाओं के साथ साथ महिलाओं के मुद्दों पर और बच्चों के मुद्दों पर भी काम कर रहे हैं। तो पहले हमारा एरिया जो जोग्राफिकल था वो भी केवल राजसमंद जिले का एक छोटा सा ब्लॉक रेलमगरा था। लेकिन समय के साथ साथ काम बढ़ता गया और हमने राजसमंद जिले के साथ में उदयपुर जिला, भीलवाड़ा और डूंगरपुर, इन जिलों में भी अपने काम को विस्तार दिया है। तो कुल मिला के अभी दक्षिणी राजस्थान के 4 जिलों में गहन काम जतन कर रही है और बहुत सारे मुद्दों पे काम कर रही है। जैसा कि मैंने कहा था, शुरुआत हमारी प्रजनन स्वास्थ्य के मुद्दों को लेके काम वो हुई थी किशोर किशोरियों के साथ में। और बाद में इसमें उनकी शिक्षा, उनके रोजगार और उनके प्रवास संबंधी मुद्दे, उनके जाने के बाद उनकी जो महिलाएं हैं, पत्नियां हैं, उनके स्वास्थ्य संबंधी इश्यूज, पंचायती राज में महिलाओं की सशक्त भागीदारी और बच्चों के लिए, बच्चों के विकास के लिए, खासतौर पर उनके पोषण संबंधी मुद्दों को लेकर और उनके प्री स्कूल एजुकेशन को लेकर आंगनबाड़ियों को स्ट्रेंथन बनाने का काम और किशोर किशोरियों की शिक्षा और जीवन कौशल के काम को लेके हम अभी इन चारों जिलों में काम कर रहे हैं। थैंक यू कैलाश जी। तो जैसा कि आपने बताया कि काफी रेंज ऑफ इश्यूज पे काम कर रहे हैं, तो मेरा जतन के साथ एक एक्सपीरियंस रहा है 2016 में काम करने का। उस समय आई थिंक एक एजुकेशन, एक पीएचसी की एक मैं उस समय चेतना में इंटर्नशिप कर रहा था, चेतना अहमदाबाद। उनके साथ में काम कर रहा था। और नरेश जी, आई थिंक इसमें नाम अगर गलत नहीं ले रहा हूँ तो नरेश जी और सोहन जी उस टाइम पे जतन की तरफ से कोऑर्डिनेट कर रहे थे। हमें उदयपुर राजसमंद में आई थिंक वो लेके गए थे करीबन 20-21
हेल्थ फैसिलिटीज को लेके, तो हम क्वालिटी ऑफ केयर का असेसमेंट इस टाइम पे कर रहे थे। तो मेरा एक अनुभव जतन के साथ काम करने का करीबन 15-20 दिन के साथ में। हाँ, वो नरेश जी वगैरह तो सृष्टि संस्था से जुड़े हुए हैं मोहित जी, लेकिन भूपेन सृष्टि और है। हाँ, भूपेन जरूर आपको मिले होंगे जतन की तरफ से। भूपेन जी हाँ, जी 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 भूपेन। बिल्कुल वो तो इस काम। आई थिंक जतन ओवर आर्किंग आई थिंक देख रहे थे शायद, इसीलिए मेरे को जतन नाम याद है, इसलिए मेरे को सृष्टि याद नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो जी जी। तो एक सवाल जो सब आज की डेट में पूछ रहे हैं एक दूसरे से कि कोरोना के समय में लोग क्या कर रहे हैं, पर मैं जिस तरीके से सवाल पूछना चाहूंगा वो ये है कि क्या आपने जैसे एक्टिविटीज को आपने डिस्क्राइब किया, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो कैसे पिछले 30-35-40 दिन में कोरोना या कोविड-19 की वजह से जो जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं अपने इंटरवेंशन एरियाज में, आपने 4 डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया, तो 4 डिस्ट्रिक्ट में आपको क्या लगता है कि किस तरीके से जो इसेंशियल जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं लोगों के लिए, उन पे कोरोना ने असर डाला है पिछले 40 दिन में? बहुत प्रभाव। मुझे लगता है कि इसका शायद ही कोई ऐसा पहलू हो जहाँ पे कोरोना-19 का प्रभाव नहीं हुआ हो। संस्थाओं की अगर हम बात करते हैं तो सारा काम अभी संस्थाओं का संपर्क से बहुत सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। और जब आप संपर्क की बात करते हैं तो फील्ड लेवल पे जाके फ्रंटलाइन लेवल के जो वर्कर हैं वो जिस तरह से गांव वालों के साथ संपर्क करके परियोजना और योजनाओं की क्रियान्विति का काम करते हैं, वो तो जी एकदम खत्म जी हो गया। तो ये पहली बार हमको अनुभव हुआ कि आउटरीच एक्टिविटी जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जान होती है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन और प्रपोजल वगैरह बनाना, मॉनिटरिंग करना ये एक अलग बात है, लेकिन अगर जी आप जो काम आपको करना है और जिस तरह से इम्प्लीमेंट करना है प्रोजेक्ट को, उसके लिए तो आपको गांव जाना ही पड़ेगा और आउटरीच एक्टिविटी उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम करती है। तो सबसे ज्यादा जी प्रभाव हमारा उसी पर पड़ा। और हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स को अगर हम देखें तो ज्यादातर नंबर करीब 60-70% वर्कर ऐसे हैं जो फील्ड लेवल वर्कर हैं और फील्ड में यही हम्म वाला काम करते हैं, आउटरीच का। तो उनसे हम्म अगर आप बात करोगे तो वो एकदम परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी वर्क फ्रॉम होम किया ही नहीं था और उनके लिए एकदम जी नया चैलेंज था कि हम लोग क्या कैसे काम करें, क्योंकि सब कुछ बंद है, बाहर वो जा नहीं हम्म सकते। तो जी मुझे बहुत लग रहा था इनसे बातें करके कि लॉकडाउन की जब अपन बात कर रहे हैं तो हम सोशल डिस्टेंस की बात करते हैं, लेकिन इसने केवल सोशल डिस्टेंस नहीं बढ़ाया, इमोशनल डिस्टेंस को भी बहुत बढ़ा दिया है, क्योंकि इमोशनली जी भी लोग बहुत हर्ट हुए हैं। और जो जुड़ाव जी भावनात्मक लोगों का आपस में था, फील्ड वालों के साथ में था, वो एक खत्म हो गया और अविश्वास का रिश्ता आने लग गया। क्योंकि अब कोई भी हम्म कार्यकर्ता अगर किसी गांव में किसी से मिलने आएगा, महिलाओं से और पुरुषों से, तो वो डरेंगे मिलने से, उससे वो आने ही नहीं देना चाहते हैं, हम्म क्योंकि उनके मन में एक भय तो हम्म आ ही गया है कि पता नहीं वो क्या संक्रमण लेके आ जाएगा। तो ये एक बहुत हम्म बड़ा सवाल आ गया है कि कैसे ये इमोशनल दूरियां बढ़ गई जो इतने सालों से इन लोगों ने बहुत मेहनत से बनाई। तो सब तरफ ये एक वातावरण इस तरह का बन गया कि लोग अब बाहर जाने से थोड़ा कतराने लग गए हैं और मिलने जुलने से भी जी कतराने लगे। दूसरा, जी इन कार्यकर्ताओं ने ये भी बताया कि एक इनका शेड्यूल होता था कि वो सुबह तैयार हुए और फील्ड में गए, लोगों से हम्म संपर्क किया और वापस आ गए। उन्होंने कभी वर्क हम्म फ्रॉम होम या ऑफिस में बैठ के काम नहीं किया। तो उन्होंने कहा हमारा तो हम्म शेड्यूल ही खत्म हो गया, क्योंकि अब हम घर पे बैठे हैं, ज्यादा से ज्यादा फोन पे बात करेंगे तो कितनी करेंगे और कितने लोगों से कर पाएंगे। तो जी ये उनके सामने पहला चैलेंज था कि हमारा शेड्यूल बिल्कुल उल्टा हो गया है और जो हम फील्ड में काम करने वाले लोग थे अब घर पे बैठ गए हैं बिल्कुल, क्योंकि स्थानीय लोगों जी से कोई संपर्क नहीं रहा, कम्युनिकेशन समाप्त हो गया। और ज्यादातर ऐसे हम्म गांव में वो काम कर रहे थे जहाँ पे लाइट नहीं है, जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जहाँ फोन भी नहीं आते हैं, तो वहां तो उनको जाके बात हम्म करनी पड़ती है। तो वो बहुत प्रभावित जी हुआ। कुछ कार्यकर्ता जी हमारे नीलमगरा में महिला जनप्रतिनिधियों के साथ काम करते हैं। तो जी मोहित जी 5-5 साल के लिए आते हैं महिला जनप्रतिनिधि चुन के। तो अब क्या हुआ कि वाले चुनाव अब की बार जनवरी में हुए और करीब एक जी 159 नए महिला जनप्रतिनिधि आए जो पंच और सरपंच हम्म दो। तो होता क्या है कि हर हम्म 5 साल में हम पहले इनके साथ मिलके और इनको ट्रेनिंग देने का काम, इनके साथ रेगुलर मीटिंग करने का काम, पंचायत में वो कैसे सही तरीके से काम कर सकें, इसके लिए संपर्क बनाते हैं और फिर इनके साथ इनको काम में जो दिक्कतें आ रही हैं उसमें मदद करते हैं। पर ये पहले जी चरण में क्या, जैसे चुनाव तो उन्होंने जीत लिया, वो आ भी गए, तो हमारे कार्यकर्ता हम्म उनसे पहली मुलाकात ही नहीं कर पाए।
अगर ये चुनाव थोड़ी देर से होते तो पुराने वाले जनप्रतिनिधियों के साथ मिलके कम से कम हम इतना तो करते, क्योंकि उनसे 5 साल का एक रिश्ता बन गया था। तो हम अच्छा। पंचायत लेवल पे प्रवासियों के साथ जो रणनीति बनानी है काम करने की, या सेवाओं को लोगों के घरों तक पहुंचाने की जो रणनीति बनानी है, तो वो पुराने जनप्रतिनिधि के थ्रू तो आराम से कर सकते थे। नए जनप्रतिनिधि से तो परिचय भी नहीं हुआ, तो हम वो काम कर ही नहीं पा रहे हैं हमारी स्ट्रेटेजी में था। तो उनको सबसे ज्यादा चैलेंज का सामना करना पड़ा। और गवर्नमेंट के जो आदेश आए हैं उनके लिए, उनकी अनुपालना कराने में भी वो कह रहे भाई आप कौन हो। इसी तरह जो महिलाएं पहली बार चुन के आई हैं, तो हर साल हम हर 5 साल में ये फेस करते हैं कि एक साल तो उनके पतियों को कन्विंस करने में लग जाता है कि देखिए आपकी पत्नी को काम करना है और इस तरह से करना है। तो अभी जब पहली बार फोन पे उनसे बात करते हैं कि भाई जतन के वर्कर हैं हम, मेरा नाम सुमित्रा है या मेरा नाम मंजू है, और हम आपके साथ मदद करके काम करेंगे और आप कोशिश करेंगे कि पंचायत अच्छी तरह से चलाएं, तो उनके पति 10 सवाल पूछते हैं कि आप कौन हो, आपको किसने दिया ये काम, और उनके पति बात ही नहीं करवाते हैं अपनी पत्नियों से। तो ये इस तरह के चैलेंज है कि भाई अगर फोन पे भी करना चाहें तो वो फोन पे भी आउटरीच का काम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये चैलेंजेस कुछ कार्यकर्ताओं ने बताए। हेल्थ के बारे में जो आपने पूछा, तो उसमें गांव में आशा और एएनएम वो अभी बहुत काम कर रही है, और उनका ये मानना है कि जो हेल्थ से और स्वच्छता से जुड़ी हुई सामग्री है उसको लेके उनको बहुत समस्या आ रही है, सप्लाई को लेके। तो उन्होंने जतन से उनका परिचय है, कई बार सीधे संपर्क करके बात की कि आप ये वाली हमारी शिकायत आगे पहुंचाओ कि सप्लाई में डिले नहीं होना चाहिए और ये रेगुलर मिलनी चाहिए। और आंगनवाड़ी में हमारा काम है, लगभग 504 आंगनवाड़ियों को हम स्ट्रेंथन करने का काम कर रहे हैं। और आंगनवाड़ियों में इन दिनों हमने एक सर्वे शुरू किया था कि वहां पे कुपोषित बच्चे कितने हैं। तो सैम और मैम दोनों तरह के बच्चों की हम पहचान करके उनको पोषण संबंधी सेवाओं से जोड़ने के काम में जुटे हुए थे। पर प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण और कार्यकर्ताओं की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होने के कारण बहुत दिक्कतें आई कि बच्चों न तो लिस्ट बनी और न वहां तक पोषाहार पहुंच पा रहा है। और पिछले महीने यानी अप्रैल महीने में तो 2 कुपोषित बच्चों की केवल इसी वजह से डेथ हो गई, क्योंकि सर्विस पहुंच पाए और हम बता भी नहीं पाए कि ये कुपोषित हैं। मतलब इस तरह के गैप्स रहे तो जिनका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ा। एजुकेशन वाला काम कर रहे हैं लोग सेंटर्स चला के, तो एजुकेशन के सेंटर्स बंद हो गए क्योंकि स्कूल भी बंद हैं। स्कूल्स को तो अभी सेंटर बना दिया है क्वारंटाइन। तो हमने एक अलग सेंटर खोले थे, 10 सेंटर बच्चों को एग्जाम में सपोर्ट करने के लिए। और क्योंकि एग्जाम टाइम था तो सबसे ज्यादा परिणाम अच्छा इन्हीं दिनों देखने को मिलता था, उनकी अटेंडेंस भी अच्छी होती थी और उनको एजुकेशन सपोर्ट काम था वही सेंटर करते थे। तो वो बिल्कुल बंद हो गए हैं, उन पे कोई काम नहीं हो पा रहा है। और ये जो कार्यकर्ता थे, जो टीचर्स थे बच्चों के साथ काम करने वाले, उनका न तो बच्चों से संपर्क हो पा रहा है न अभिभावकों से संपर्क हो पा रहा है। तो सीधा सीधा सोच रहे हैं कि इसका सीधा पढ़ाई पे भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो ऑनलाइन स्टडी नहीं कर पाते हैं, वहां पे कंप्यूटर की सुविधा नहीं है, वहां पे इंटरनेट की सुविधा नहीं है। तो ये कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि गाँव में तो शिक्षा का काम बिल्कुल खत्म हो गया है, स्कूल खुल नहीं रहा है, बच्चों केंद्र नहीं खुल रहे हैं और अभिभावक बात नहीं करना चाहते हैं बिल्कुल भी। एक और इम्पोर्टेंट काम मोहित हम लोग कर रहे हैं, हमने 1400 बच्चों को स्पॉन्सर कर रखा है चाइल्ड फंड प्रोजेक्ट के तहत, और हम हर महीने स्वास्थ्य और शिक्षा की सेवाओं से जोड़ते हैं और उनसे मतलब उनमें अगर कोई गैप आ रहा होता है सेवाओं में तो वो पूरा करने का काम करते हैं। तो एक कार्यकर्ता लगभग 400 बच्चों के साथ संपर्क करता है 2-3 महीनों में। तो ये 40 दिनों में पहली बार ऐसा हुआ है कि इन बच्चों से कोई संपर्क नहीं हो पाया, कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इसका प्रभाव हमारे स्पॉन्सरशिप पे भी पड़ने वाला है, क्योंकि अगर आप बच्चों से संपर्क नहीं कर पा रहे हो तो स्पॉन्सर्स को भी पता नहीं चल रहा है कि उन बच्चों की क्या हाल है, उनकी सेवाएं उन तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, या वो जो हेल्प कर रहे हैं वो पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है उनके पास। तो ये भी एक हमारे सामने बहुत चैलेंज आया केवल आउटरीच गतिविधियां प्रभावित होने के कारण। कुछ मजदूर हैं यहाँ से, यहाँ माइग्रेशन बहुत है मोहित, 49% माइग्रेशन है हमारे एरिया में। ज्यादातर लोग यहाँ से या तो गुजरात में काम करते हैं, महाराष्ट्र में काम करते हैं जाके, और उनका परिवार यहाँ एकल रहता है, मतलब वो एकल माइग्रेशन है और परिवार यहाँ पे उनके पत्नी और बच्चे अकेले रहते हैं। तो अभी क्या होता था कि जतन के कार्यकर्ता का संपर्क उन परिवारों से है और उन परिवारों को उन प्रवासियों से कम्युनिकेशन करवाने का काम हुआ या पैसे पहुंचाने का काम हुआ, उसमें जतन के कार्यकर्ता उनकी काफी मदद करते थे। तो वो भी रुक गया क्योंकि अब प्रवासी श्रमिक वहीं रह गए हैं, परिवार यहाँ पे है और वर्क नहीं हो पा रहा है। ये भी एक चैलेंज इससे आया कि आउटरीच एक्टिविटी नहीं हो पा रही है।
तो ये इस तरह की कुछ कुछ एक्टिविटी है। एक सबसे इम्पोर्टेंट काम किसानों के साथ हमारा काम था, हमने किसानों के क्लब बना रखे हैं और अभी किसान बहुत अच्छे से जुड़े हैं। तो ये समय ऐसा था जो गेहूं की कटाई का था, और अभी गेहूं की कटाई के बाद उनको ट्रेनिंग दे के वापस अब मक्के की खेती शुरू होने वाली है। तो अब उसमें उसके लिए उनको बीज सप्लाई करना, और उसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री के तहत हमने उनको मुर्गी पालन के लिए कई किसानों को चूजे दिए थे, और बकरी पालन से जुड़ने वाले किसान तैयार थे इस महीने काम शुरू करने में। तो वो सब रुक गया, वो सारा काम रुक गया और समय भी चला गया। तो अब पता नहीं वापस से जब ये थोड़ा नॉर्मल होगा तो नई स्ट्रेटेजी के साथ नया प्लान करना पड़ेगा इनको लेके। तो इस तरह सभी क्षेत्रों में आउटरीच एक्टिविटीज हमारी प्रभावित हुई है। जी जी। अगर सिर्फ अगर स्वास्थ्य पे अगर फोकस थोड़ा सा दिया जाए और ये देखा जाए कि आशा एएनएम और आंगनवाड़ी की एक तय जिम्मेदारी थी 30-40 दिन से पहले, और कहीं ना कहीं कोरोना ने कहीं ना कहीं आके वो रूटीन, उनका भी एक रूटीन कहीं ना कहीं प्रभावित किया होगा, जिससे जिससे बहुत सारी स्वास्थ्य की सुविधाओं में चुनौतियां आई होंगी। तो आप क्या हमें उस से कनेक्ट कर सकते हैं कि कैसे हेल्थ सर्विसेज पर्टिकुलरली प्रभावित हुई हैं? बिकॉज मतलब मैं अगर एक दो चीजों पे अगर रोशनी डालूं तो बेसिकली अगर इम्यूनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है और राशन है, अगर मैं इन तीन चीजों को अगर बांध दूं तो मैटरनल और न्यूनेट डेथ का हमें कंक्लूजन मिलता है कायदे से। तो क्या इन इन सर्विसेज पे बेसिकली क्या क्या असर देखते हैं आप आपके क्षेत्र में? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर आप ब्लॉक लेवल पे देखेंगे तो जो केंद्र है वो सीएचसी है, कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज, जो उस ब्लॉक लेवल पे बड़ा अस्पताल माना जाता है। उसके बाद पीएचसी है और एएनएम अपने क्षेत्र में काम कर रही है। सबसे बड़ा फर्क तो ये देखने को मिला है कि हमें डॉक्टर्स को तो हॉस्पिटल में ड्यूटी देनी है, उनको पाबंद किया हुआ है कि अगर पेशेंट आएगा तो आपको तो हिलना भी नहीं है, यहीं पे रहना है। लेकिन जो सबसे ज्यादा वर्क लोड बढ़ा है या प्रेशर बढ़ा है वो एएनएम, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर, इन तीनों के ऊपर बढ़ा है। क्योंकि पहले जहाँ पे एएनएम के पास केवल गर्भवती महिलाओं को देखरेख करने की जिम्मेदारी हुआ करती थी, अभी सारे काम एएनएम को देखने पड़ रहे हैं। वो तो देखना ही है गर्भवती महिलाओं का, लेकिन जो आम बीमारियां हैं दूसरी, वो भी उसको देखनी है, वो उसको संभालनी है। तो ये एक प्रेशर उनके ऊपर जबरदस्त आया है। उन सारे एरिया में जाना है, एरिया में सब काम देखना है। उसके अलावा उनके एरिया में जो क्वारंटाइन सेंटर खुला हुआ है वहां पे आवश्यक रूप से उनको ड्यूटी देनी है, और वहां पे किसी चीज की जरूरत है, मदद की जरूरत है, तो एएनएम का नाम लिखा हुआ है कि इस एएनएम से संपर्क करिए। वो आएगी वहां पे, वो देखेगी वहां बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, दवाइयां आ रही है या नहीं आ रही है। तो वो भी जिम्मेदारी उनकी खूब बढ़ गई है। तो मैंने ये देखा है कि जो भी एएनएम हमारे कार्यकर्ताओं से मिली है या हमसे मिली है, तो उसके ऊपर प्रेशर बहुत दिख रहा था काम का, कि बहुत काम है, बहुत काम है, उसको दौड़ना भागना ज्यादा पड़ रहा है और ज्यादा लोगों से संपर्क करना पड़ रहा है। एक ये भी है कि बहुत बीच बीच में जब जब थोड़ा ढीला हुआ है लॉकडाउन, तो बाहर से प्रवासी श्रमिक एक साथ, प्रवासी लोग एकदम आ गए गाँव में। तो आते ही उनको देखना, उनकी खबर रखना कि कितने लोग हमारे गांव में आए हैं, और उन्होंने पटवार में जाके या फिर पंचायत समिति में जाके जांच कराई या नहीं कराई है, और वो क्वारंटाइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसके ऊपर भी एएनएम को नजर रखने का काम करना है। तो इस तरह से काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और जो मेरी कार्यकर्ताओं से कल बात हुई थी, उन्होंने कहा कि सर हमारे यहाँ सीएचसी में थोड़ा सा भेदभाव का भी माहौल बना है। भेदभाव के माहौल में ये कि लॉकडाउन के आड़ में कुछ तो मरीजों को बाहर से ही रवाना कर देते हैं ज्यादातर, जैसे कोई बीमार आया है या कुछ आया है कि भाई यहाँ पे संक्रमण का खतरा है, इन्फेक्शन हो सकता है, आप जितना दूर हो उतना ज्यादा अच्छा है, और कुछ लोगों को देखा जाता है। तो लोगों में भी एक डर है, जिस तरह का प्रचार हो रहा था ना कि अगर अस्पताल गए तो उनको ज्यादा चांसेस हैं इन्फेक्शन होने के या संक्रमण होने के, तो लोग अस्पताल जाना ही नहीं चाहते हैं। और कई जगह तो क्या होता है कि जरूरी होने पर भी न तो हॉस्पिटल में डॉक्टर देख रहे हैं न घरों पर। क्योंकि हमारा एक वर्कर था, उनकी वाइफ को पेट दर्द की बहुत शिकायत हुई थी, तो वो लेके हॉस्पिटल गए, उनको मना कर दिया था कि अभी नहीं देख रहे हैं पेशेंट्स को, क्योंकि अभी संक्रमण है, कोरोना का डर है, तो आप घर ले जाओ। तो उसने एक एक डॉक्टर के घर पे जाके बात करी कि घर पे दिखाना चाहता हूँ, बहुत परेशान हो रहे हैं, पर उनको मना कर दिया कि नहीं, वो घर पे ही नहीं देख रहे हैं, आप घर पे मत आइए। तो इस तरह के चैलेंजेस भी उनको हुए। और राशन वितरण की जहां तक बात है, तो अब हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ ये है कि भाई हमारा एक कार्यकर्ता एक्सीडेंट का शिकार हुआ मोटरसाइकिल पे, और वो भी राशन बांटने के काम को लेके, तो उसका पाँव एकदम फ्रैक्चर हुआ और उसको एक दूसरा कार्यकर्ता अपने साथ लेके गया।
तो इतना असंवेदनशीलता पता नहीं कैसे आ गई कि उसको अंदर ही नहीं जाने दिया कार्यकर्ता को साथ में, कि नहीं ये अकेला चला जाएगा, इसको कराना है, आप 2 जने साथ में नहीं जा सकते। तो कह रहा था मैं ले गया हूं, चल भी नहीं सकता, मेरे कंधे पे लटक के तो जा रहा है ये, तो उसको मना कर दिया कि नहीं ये जाएगा। वो घसीटता घसीटता अकेले ही गया फिर अंदर, और अंदर जाके अपना प्लास्टर वगैरह बनवाया। तो ये इस तरह की चीजें हुई हैं। अगर पर्टिकुलरली गर्भवती महिलाओं के लिए मैं कहूँ, तो गर्भवती महिलाओं को इनकी एक तो रेगुलर चेकअप वाली बात है, और एक इनको मतलब रेगुलर चेकअप के लिए इनको अस्पताल तक इनकी अप्रोच होना बहुत जरूरी है, जो हो नहीं रही है। तो नियमित जांच तो बिल्कुल खत्म हो गई। दूसरा है कि इनके पास पोषाहार पहुंचना बहुत जरूरी है, और पोषाहार पहुंचने का काम बहुत अच्छे से हो रहा है, क्योंकि आंगनवाड़ी में भी सप्लाई पोषाहार की, तो आंगनवाड़ी वर्कर भी जिम्मेदारी ले रही है कि वो पोषाहार गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाए। अगर किसी कारण आंगनबाड़ी में नहीं आया है या उस गांव तक पोषाहार नहीं आया है, तो उनको इस बात की छूट दे रखी है कि गांव का जो स्कूल है जहां दूसरे लोगों के लिए राशन की व्यवस्था की गई है, वहां पे प्राथमिकता के तौर पे गर्भवती महिलाओं को राशन उपलब्ध है। अगर आंगनबाड़ी में खत्म हो गया है या नहीं आ रहा है, तो आप स्कूल आके उस महिला के लिए राशन ले जा सकते हो। तो कुल मिला के राशन का काम अच्छे से हो रहा है, लेकिन रेगुलर चेकअप का काम नहीं हो रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल पहुंचने के रास्ते उनके बंद हो गए हैं। तो ये थोड़ा सा गर्भवती महिलाओं के साथ हुआ था। तो इसको पोषाहार डिस्ट्रीब्यूशन को लेके तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप गोविंदा को देखो तो एक आदिवासी इलाका है वहां पे, और कुछ फलों में बहुत दूर दूर घर हैं। तो वो जब लॉकडाउन नहीं हुआ था तब भी आंगनवाड़ी की सर्विसेज वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो लॉकडाउन होने के बाद तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस पहाड़ियों पे जाके उनको कोई सर्विसेज देगा इस तरह की। तो वहां जरूर ऐसे मकान है जो बिल्कुल दूर दूर हैं, वहां पे इस तरह की सर्विसेज नहीं आ रही है। एक और बात देखने को मिली इंटरेस्टिंग, कि जो गर्भवती संपन्न है, जिसकी अप्रोच है, जैसे हमारे रेलमगरा में एक वार्ड पंच है, जो अभी वार्ड पंच बनी है, और वो अच्छी मतलब फाइनेंशियली काफी साउंड है। तो उसने बहुत आसानी से पास बनवा लिया, अपना पास बनवा लिया, और टैक्सी भी ले ली, उसको किसी ने नहीं रोका। वो उदयपुर आई वहां से, जो कि 100 किलोमीटर दूर है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल, उस प्राइवेट हॉस्पिटल में जांच कराई, उसने अपनी सोनोग्राफी कराई और वापस आ गई। जबकि वहां के लोग अपनी जांच भी नहीं करवा पा रहे हैं, और सोनोग्राफी सेंटर तो बिल्कुल बंद है। उसके घर पे भी जाके बात कर, बिल्कुल मना कर दिया कि हम नहीं खोलेंगे, और चाहे कितना भी सीरियस मामला हो आप पास बनवा के उदयपुर चले जाओ, लेकिन रेलमगरा में या गोविंदा में हम इस तरह की दुकानों को नहीं खोलेंगे। तो ये वाले थोड़े से चैलेंज जरूर रहे, क्योंकि लोग एकदम डरे हुए हैं। एक केस स्टडी भी सामने आई है, जो हमारे एक वर्कर ने बताई कि सूरत से एक फैमिली पालनपुर आके रुकी थी, और वो फुल टाइम प्रेग्नेंट थी, और आने वाले दिनों में उसकी 15 दिनों में मतलब डिलीवरी होने के चांसेस थे। उसको पालनपुर बॉर्डर भी रोक दिया, और उसको कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि उसके बिल्कुल पास में उसका घर भी था, उसको हॉस्पिटल में जांच करानी थी। उसको 4 दिन वहां पे किसी के घर पे आश्रय लेना पड़ा, और फिर उसने किसी वर्कर से बात की कि भाई मैं नहीं आ पा रही हूँ, और कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, बहुत बहुत मुश्किल है। तो अर्जुन सिंह जी ने अपने लेवल पे वहां पे एसडीएम से कांटेक्ट किया, बीडीओ से कांटेक्ट किया, उसके नाम का पास बनवाया, और खुद उसको लेने गए गाड़ी लेके, और उसको लेके उसके घर तक पहुंचाया। तो ये इस तरह की भी चैलेंजेस आए हैं इसमें। जी, तो जैसे काफी मतलब ये तो हिला देने वाली कहानियां है, पर मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ हम मतलब इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी ये फोर्स ही नहीं किया, मतलब पता नहीं उन्होंने फोर्स ही किया था या उन्होंने टाल दिया इस चीज को, कि ये मूवमेंट उनको लगा कि ये होगा ही नहीं, हम कहेंगे, और क्योंकि जरूरी सुविधाएं तो जैसे चल रही थी वैसे चलेंगी। तो मेरा जो कहना था कि जो हमारा सामग्री जो VHND के टाइम पे मिलती थी एडोलेसेंट्स और प्रेग्नेंट मदर्स को, चाहे वो सैनिटरी पैड्स हों, कॉन्ट्रासेप्टिव्स हों, IFA टैबलेट्स हों, तो इनका प्रावधान कैसे हो रहा है समुदाय में अभी, ये कैसे पहुंचे? IFA टैबलेट गर्भवती तक तो पहुंच रही है, लेकिन किशोरियों तक तो नहीं पहुंच रही है अभी इस समय। ये सब सेंटर ये सब सेंटर लेवल पे हो रहा है, या मतलब लोगों को जाना पड़ रहा है सब सेंटर पे लाने के लिए, या नहीं, लोगों को नहीं जाना पड़ रहा है इस समय। आंगनवाड़ी वर्कर, आशा और ANM, इन तीनों को फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पे तैयार किया। मतलब यही कोरोना योद्धा हैं जो घर घर पहुंच के ये सामग्री कर रहे हैं। पर इस सामग्री में जो प्राथमिकता है वो THR है, टेक होम राशन वाला, और पोषण से संबंधित सामग्री है, गर्भवती की दवाइयां हैं, लेकिन किशोरियों को जो दी जाने वाली सामग्री है वो नहीं पहुंच रही है।
क्योंकि किशोरियों का हमारा ग्रुप बना हुआ है यहाँ पे, तो 2 बार हमने उसमें जी। जूम में उनके साथ मीटिंग की। तो इस तरह की कोई सेवाएं, क्योंकि जब आंगनवाड़ी नॉर्मल डेज में चलती थी लॉकडाउन के अलावा, तब भी हम्म। वो सर्विसेज उनको रेगुलर इतनी नहीं मिल पाती थी। लॉकडाउन में तो वो हम्म। प्राथमिकताओं के क्रम में बहुत नीचे है। जी। तो लोगों की तरफ से क्या डिमांड आ रही है इन चीजों की, कि मतलब अगर सुविधा नहीं है, लेकिन क्या लोगों को इस चीज की जरूरत महसूस हो रही है, और हो रही है तो किस तरीके की प्रैक्टिसेस में वो बदलाव कर रहे हैं? खासकर मैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन या सैनिटरी पैड्स या कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में अगर बात करूं, जो एलिजिबल कपल्स काफी सारे हर आई थिंक हर जगह आइडेंटिफाई होते हैं, आशा करती है, तो कैसे उसको कैसे देखते हैं आप? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में मुझे ज़्यादा सूचना नहीं मिली है मोहित, मैं नहीं बता सकूंगा। लेकिन सैनिटरी जी। पैड को लेकर 2-3 उदाहरण जरूर आए हैं, और वो ये है कि गवर्नमेंट ने सप्लाई उसकी रेगुलर करने का निर्देश दिया है। पिछले दिनों जी। अखबार एक जस्ट एक केस स्टडी छापी थी किसी ने, कि गोगुंदा में मजावत गांव की एक किशोरी सैनिटरी पैड के लिए मतलब परेशान हो रही है, वो बता नहीं पा रही है। उसी दिन कलेक्टर ने न्यूज पढ़ के पाबंद किया पूरे डिपार्टमेंट को कि अभी के अभी इस व्यक्ति का पता करके पहुंचाया जाए। तो स्थानीय जी। स्तर पर प्रशासन है, वो तो बहुत तेजी से पैड पहुंचाने का काम कर ही रहे हैं। और कई जगह ऐसा है जैसे गांव में जहाँ पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहाँ वो अपने स्तर पे व्यवस्थाएं कर रहे हैं, घरेलू जो जिस तरह से बनाया जाता है उस तरह से भी काम कर रहे हैं। जतन सपोर्ट करती है, क्योंकि जतन ने कई बार इस तरह के पैड जो घर पे बनाए जा सकते हैं उसकी ट्रेनिंग दी है। तो जहां जहां से जी। डिमांड आई है वहां से हमने बात की है कि हमें खुशी होगी कि अगर आप लोग ये सीखना चाहते हैं तो हम ऑनलाइन सिखा सकते हैं, हम्म। वीडियो भेज सकते हैं आपको अपना, उसको दिखा के आप एक बार इससे काम ले सकते हैं। तो इसका बड़ा मिक्स रिजल्ट है, कुछ जगह तो पहुंच रहे जी। हैं, कुछ जगह नहीं पहुंच रहे हैं। जहां पता चल रहा है प्रशासन को नहीं पहुंच रहे हैं, वहां पे तुरंत इसके ऊपर हम्म। कार्रवाई भी की जा रही है। जहां नहीं पता चल रहा है, जहां कार्यकर्ता भी निष्क्रिय हैं और जहां पे प्रशासन भी निष्क्रिय, वहां पे कहीं कहीं दिक्कतें आ भी रही। हम्म। हम्म। तो हेल्थ फैसिलिटीज की क्या, आपने जैसे कहा कि लैब्स बंद हैं, पर पीएचसी, सब सेंटर, सीएचसी या इसके अलावा और जो भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं हेल्थ को लेकर, उनकी क्या स्थिति है? क्या वो फंक्शनल है, फुली फंक्शनल है, पार्टली फंक्शनल है? ओपीडी की क्या स्थिति है, इसके बारे में कुछ अगर बता पाए। ओपीडी तो क्योंकि गवर्नमेंट के आदेश हैं तो वो तो खुली रखनी है, और डॉक्टरों को पूरे टाइम वहां पे उपस्थित रहना है। तो सरकारी आदेश के हिसाब से वो ओपीडी खुली रहती है। लेकिन लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां पे, क्योंकि जगह जगह पुलिस है। जी। अगर आप ओपीडी जी। खुला है और आपको एक गांव से दूसरे गांव में आना है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो वहां पे जा सके, क्योंकि पुलिस तो रास्ते में ही रोक लेती है उनको। तो वो जी। जाएंगे, और डॉक्टर्स हैं और जो पहुंच जाए। जाते हैं वो इलाज जरूर करवा लेते हैं वहां पे पहुंच, मतलब इस तरह से कोशिश करते हैं। पर सरकार ने एक काम और भी अच्छा किया है कि अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हो तो हम इन डॉक्टर्स की लिस्ट हम्म। आपको दे रहे हैं, और ये अलग अलग हम्म। बीमारियों के डॉक्टर हैं, जैसे नाक का, गले का, सबका, और इनके नंबर्स दे दिए उन्होंने। और उन्होंने सब जगह जी। डिस्ट्रीब्यूट किया, उसको उसकी लिस्ट लगा रखी है जगह जगह, कि आप यहाँ पे फोन करके ऑनलाइन आप अपने बीमारी के बारे में बात कर सकते हैं। तो उस लिस्ट के मिलने ठीक के है। कारण भी दोनों बातें हुई हैं कि लोगों को सुविधा तो मिली है, पर लोगों को ये भी समझ में आ हम्म। गया कि अब हमें शायद ओपीडी नहीं जाना है और फोन पे बात करनी पड़ेगी, हम्म। क्योंकि हॉस्पिटल जाएंगे तो संक्रमण हो जाएगा। तो ये वाली जी। स्थिति ओपीडी की हुई है। एक पॉजिटिव तो बात मुझे राजसमंद में ये देखने को मिली कि राजसमंद में प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं मोहित, और वहां पे जी। आर के हॉस्पिटल बहुत जाना माना है। तो जितने वहां तीन चार हम्म। प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जिसमें काफी लोग जाके इलाज कराते हैं, उनको सरकार ने पाबंद किया है कि अभी इन दिनों जो भी मरीज आएंगे, चाहे वो किसी भी समस्या से ग्रसित हों, उनसे एक भी पैसा हम्म। चार्ज नहीं लिया जाए। और वहां पे जी। नोटिस लगाया है कि आज आपको पैसा नहीं देना है, और उनको दवाइयां भी फ्री में वितरण की जाए। और उन सब जगह लिखा है कि 1 बजे से पहले ये लोग जो पेशेंट को देख रहे हैं, 1 बजे तक वो लोग अवेलेबल रहते हैं डॉक्टर्स वहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो वो आराम से जी। डॉक्टर मरीजों को देखेंगे, उसके लिए वो कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। और कई मरीज पहुंचे, हम्म। क्योंकि चाइल्ड लाइन की टीम ने कुछ मरीजों को वहां पहुंचाया है, और वाकई उन्होंने पैसा भी नहीं लिया और दवाइयां भी उपलब्ध कर रही है। तो ये मुझे एक पॉजिटिव जी। अच्छा देखने को मिला है। तो ज्यादातर आप क्या, फिर इससे ये निष्कर्ष क्या ये निकल सकता है कि लोग ज्यादातर जो हेल्थ सीकिंग बिहेवियर है, या लोग जो प्रेफरेंस दे रहे हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ज्यादा दे रहे हैं इस समय में, या डिलीवरीज जो हो रही हैं वो प्राइवेट में ज्यादा हो रही हैं, या दोनों जगह बराबर है?
जिसके पास जो पड़ रही है सुविधा वो वहां पे जाएंगे, दोनों बराबर हैं। अच्छा। क्योंकि जैसे अगर रेल मगरा में है तो रेल मगरा सीएचसी में वो पहले जाएंगे, और अगर कोई हम्म। गंभीर मामला है तो उसके बाद वो रेफर करते हैं सिटी हॉस्पिटल के लिए, तब वो सिटी हॉस्पिटल में हम्म। जाएंगे। अगर कोई शहर में ही रहने हम्म। वाला है तो उसके पास में आरके हॉस्पिटल है तो वो आरके हॉस्पिटल जाएगा। पहले ये दिक्कत थी हम्म। क्योंकि प्राइवेट होने के कारण वो अच्छा खासा चार्ज भी ले सकते थे, मांग सकते थे। हम्म। अब तो सरकार ने आदेश दिया और लिख रखा है कि अगर ये पैसे मांगते हैं तो आप इस नंबर पे सीधे बात कर सकते हो, तो कोई पैसे नहीं जी। मांग रहे, पर सेवाएं पूरी दे अच्छा। रहे हैं। जी। और मुझे तो लग रहा है कि सॉरी। समय लोग जी जी। जरूरत होने पर ही अस्पताल की सेवाओं का लाभ ले रहे हैं, क्योंकि वो हॉस्पिटल हम्म। जाने से बच तो रहे हैं, और वो घर पे जरूर जी उन्होंने हाथ धोना बार बार, इस तरह की आदतों का इस्तेमाल करना शुरू तो किया है। जी। जी। क्या इस समय में यूजुअली हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर ये बहुत दिक्कत आती है। तो क्या आप बंगाली डॉक्टर या झोला छाप डॉक्टरों का रोल कैसे देखते हैं? अगर लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो क्या आप हम्म। ग्रामीण क्षेत्र में ये देख रहे हैं कि इमरजेंसी कोई जैसे किसी को तेज बुखार आ गया एकदम, तो हम्म। क्या झोला छाप डॉक्टर या बंगाली डॉक्टर्स क्या वो इमरजेंसीज हैंडल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अब तो हमारे यहाँ रहे भी नहीं है, क्योंकि जिन झोला छाप डॉक्टर्स को मैं जानता था रेल मगरा में और गोविंदा में भी कुछ एरिया में, पता नहीं जी। पिछले कुछ दिनों से 3-4 साल से जागरूकता बढ़ने के कारण या फिर उनकी नहीं चल रही थी दुकान, तो ज्यादातर तो चले गए हैं यहाँ से, ऐसे कोई प्राइवेट डॉक्टर है नहीं। जिनको मतलब रेल मगरा जैसे एरिया में जो कि ब्लॉक है पूरा, और वहाँ पे करीब 10-12 हजार की पॉपुलेशन प्रॉपर रेल मगरा में है, वहाँ 1 या 2 डॉक्टर ऐसे थे जो है ही नहीं वहाँ। लेकिन कंपाउंडर जरूर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, और लोगों का विश्वास कंपाउंडर्स पे है, और उनसे तो वो उनकी राय राय मशवरा चलता रहता है, बात होती रहती है। हेलो, क्या हो गया? बंद हो गया क्या? बंद हो गया शायद। हेलो मोहित। कि जागरूकता बढ़ने से शायद हो सकता है कि लोग ये सुविधाएं एक्सेस नहीं कर रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं मोहित, मैंने थोड़ा चेंज देखा है कि एक तो इन दिनों यहाँ पे प्राइवेट मतलब नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर्स बहुत खुले हैं उदयपुर में, जो कि पहले गवर्नमेंट में हुआ जी। करता था। और जी। छोटे छोटे एरिया में, चाहे वो रेलमगरा है या गोविंदा है, मैंने बीएससी नर्सिंग करे हुए बच्चे बहुत सारे देखे हैं जो लोकल हैं, और वो अपने स्तर पे जी। प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि हम्म। उनकी संख्या ज्यादा बढ़ गई है बनिस्पत झोला छाप हम्म। डॉक्टरों के। और लोग भी अब क्या है कि हम्म। जो बाहर से ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं और प्राइवेट ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, हम्म। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से नहीं, तो उनको दिखा रहे हैं, और वहां पे उन्होंने अपने घर में ही एक क्लिनिक खोल रखा है। पर जी। अभी लॉकडाउन में क्या स्थिति है उनकी एग्जैक्टली मैं नहीं बता पा रहा हूँ, पर हाँ वो है वहां पे, हम्म। और उन्होंने क्लिनिक खोल रखा है, ये मुझे पता है। अब वहां तक पेशेंट ओके। पहुंच रहे हैं इसकी मेरे को जानकारी अभी नहीं है। ओके। हाँ। ठीक है। तो आप क्या लगता है कि जैसे आपने बताया कि मैं कुछ अ, मतलब जो हमारे हेल्थ सिस्टम में जो फ्रंट लाइन में अभी हैं वो आशा एएनएम आंगनवाड़ी हैं, प्लस हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। हम्म। तो इनके रोल्स में मतलब जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं वो मोस्टली डोर टू डोर सर्वे में ज्यादातर लगी हुई हैं, और राशन पोषण आहार पे ज्यादा फोकस है अभी, खासकर हाँ। जो माइग्रेंट्स हैं या फिर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या अडोलेसेंट्स पे भी कुछ हद तक। हम्म। एमओज जो हैं वो डॉक्टर की मतलब जो डॉक्टर्स हैं वो फैसिलिटी बेस्ड मतलब रहते हैं ज्यादा, जो भी फुटफॉल अभी आ रही है अस्पताल में उसको मैनेज कर रहे हैं। तो इसके अलावा कोई और जिम्मेदारी आपको लगता है ये लोग कोरोना के समय में भी हैंडल कर रहे हैं, या कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? डॉक्टर तो पूरे टाइम उपलब्ध है, और उनको ये निर्देश भी दिए गए हैं कि एक तरह से 24 घंटे बेचारे ड्यूटी पे हैं वो, और जब भी इस तरह का कोई जी। केस आए और उनको जब बुलाया जाए फोन करके तो उनको हाजिर होना ही है। तो डॉक्टर्स जी। मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, और क्योंकि उनको जैसे ये जरूर है कि वो ड्यूटी देने के लिए तो अवेलेबल हैं सीएचसी में और हॉस्पिटल, हम्म। लेकिन मरीजों के वहां नहीं पहुंचने के कारण वो थोड़े से काम से इतना नहीं जुड़ पा रहे हैं जितनी की आशाएं और एएनएम जुड़ पा रही हैं, क्योंकि उनको तो सीधे फील्ड में हम्म। जाके काम करना है। तो वही मैं कह रहा था जी। कि काम का प्रेशर, जैसे अगर आम दिन होते हैं तो डॉक्टर्स के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, उनको बहुत सारे मरीज एक साथ देखने पड़ते हैं।
लेकिन इन दिनों क्योंकि अस्पताल तक लोगों की पहुंच नहीं हो पा रही है जबकि डॉक्टर उपलब्ध है, तो ये जिम्मेदारी आशा, एएनएम वर्कर और इन लोगों की होने के कारण उनके ऊपर काम का बहुत ज्यादा आ गया है और उनको ज्यादा पेशेंट्स को देखना पड़ रहा है बनिस्बत डॉक्टर के। जी, ठीक है। तो अगर चुनौतियों की बात करें तो आपको क्या लगता है कि नॉर्मल हेल्थ सर्विसेज जो कोरोना के अलावा, कोरोना से पहले हम जो नॉर्मल हेल्थ सर्विसेज डिलीवर करती थी फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स, उसमें क्या चैलेंज आपको लगता है? वो सुविधाएं वापस वापस नहीं, मतलब इस समय में वो सुविधाएं देने में क्या उनको दिक्कत आ रही है? जैसे ऊपर हमने बात की जो चाहे VHSND हो या इम्यूनाइजेशन हो, तो उन सुविधाओं से संबंधित कोई दिक्कतें आपके सामने आई हैं मतलब इस टाइम में, या और कोरोना स्पेसिफिकली अगर हम दोनों को अगर अलग कर लें, क्योंकि अभी फोकस जो है कोरोना पे है, तो कोरोना में भी काम करने के क्या चैलेंजेस हैं, और नॉर्मल आउटरीच सर्विसेज जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स करती थी कोरोना से पहले, उनमें क्या चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं? दोनों स्तर पे हैं चुनौतियां तो, क्योंकि कोरोना पे जिस तरह से संक्रमण का अभी स्वरूप है, अभी तक भी लोग बाग पता नहीं क्यों बहुत सारे कंफ्यूजन भी हैं जानकारी को लेके, और बहुत सारी गलतफहमियां भी होंगी, गलत जानकारियां भी होंगी, और सुविधाओं को लेकर भी ये है कि जो वार्ड डॉक्टर ने बना रखे हैं कोरोना को लेकर, वहाँ पे पूरी तरह से वो सैनिटाइज है या नहीं है, उसको लेके बहुत सारे संशय लोगों के मन में हैं। अब जैसे मैं अभी उदाहरण बताऊं कि हमारे परिवार में मेरी बहू है, वो अभी फुल टाइम प्रेग्नेंट है और उनको जाना पड़ा दिखाने के लिए। तो उनको पहले तो यही मना किया था कि अभी कोरोना संक्रमण का खतरा है, और उदयपुर हॉस्पिटल में, जो कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहां पे जाना है या नहीं जाना है। लेकिन मामला थोड़ा सा गंभीर टाइप था, तो वो गए दिखाने। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको एडमिट होना पड़ेगा, क्योंकि हम 4 दिन आपको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। तो सभी एक बार डरे हॉस्पिटल में एडमिट होना, वो भी इस समय में और कोरोना के माहौल में, तो एक बार घबराए। सबके बच्चे के लिए भी खतरनाक है और गर्भवती महिला के लिए भी खतरनाक है। मैसेज तो यही आ रहे हैं सारे के सारे। तो डॉक्टर ने समझाया कि देखो, तो आप एडमिट नहीं होगे तब भी उतना ही है जितना कि आप कोरोना से डर के रहे हो। तो बेटर यही है कि में आप रहोगे डॉक्टर की निगरानी में, तो हम देख पाएंगे कि आपका बीपी नॉर्मल हो गया है और डिलीवरी के लिए आप तैयार हो। तो हमको सबको समझ में आया, और फिर वो गई वहां पे, एडमिट हुई, 4 दिन तक बीपी नॉर्मल हो गया। पर वो बता रही कि उसमें भी डॉक्टर्स ने यही कहा, 2 बार कोरोना के वार्ड में उनको ले जाया गया, उनकी जांच कराई गई, क्योंकि वो एक रूटीन में आ गया है कि पेशेंट आएगा तो ये वाली जांच तो उसको करानी ही है। तो अब यही है कि मतलब एक नेचर बदल गया है स्वास्थ्य सेवाओं का, क्योंकि उसमें भी प्रायोरिटी अगर देखी जाए तो कोरोना को ही प्रायोरिटी के स्तर पर रखकर काम देखने की जरूरत है कि आप दूसरी भली बीमारी है या दूसरी आपको चाहे कोई भी समस्या हो, लेकिन संक्रमण से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए पहले कोरोना संबंधित बातों को डील किया जाए, फिर दूसरे मुद्दों पे बात की जाए। तो ये एक माहौल है। मुझे लगता है तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा मोहित, क्योंकि अब बच्चे है, अब उसको इम्यूनाइजेशन के लिए भी हॉस्पिटल ले जाना है। 10 बार पेरेंट्स सोचेंगे बच्चे को मैं संक्रमण से बचाने ले जा रहा हूँ या संक्रमण दिलाने के लिए ले जा रहा हूँ। तो हमें दूसरे उपाय ढूंढने तो पड़ेंगे इस बात को लेके, और टाइम तो लगेगा, क्योंकि रोज अखबारों में तो संख्या बढ़ ही रही है। तो अब पता नहीं आगे जाके क्या शक्ल इख्तियार करेगा, थोड़ा सा अभी कह नहीं सकते। तो मैं इस चीज से रेफर कर रहा था कि जैसे अगर आशा एएनएम्स रेगुलरली उनका जो फील्ड विजिट का दौरा रहता था, जिसमें वो फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर की महिलाओं की नॉर्मल जांच और नए न्यूबॉर्न्स के इम्यूनाइजेशन या पेरेंट्स जो भी हैं, तो अभी क्या आपको लगता है कि हेल्थ वर्कर्स या लोग दोनों तरफ से एक हिचकिचाहट है एक दूसरे के कांटेक्ट में आने की या डोर टू डोर जाने की, और अगर वो हिचकिचाहट है तो वो किस लिए है? क्या कारण लगता है आपको? मैंने बार बार बताया है कि लोगों में तो है ही, उनके कंपेयर में आशा और एएनएम में कम हिचकिचाहट है। या तो उनको ट्रेंड इसी तरह से किया गया है, बार बार उनको बताया कि वो अपनी सुरक्षा कैसे रख सकती हैं, तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंस से दूसरों को भी ट्रेन करती हैं कि देखिए अगर आप इन चीजों का ध्यान रखोगे तो संक्रमण नहीं फैलेगा। तो ये सारी बातें तो है। तो जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं वो ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं क्षेत्र में जाके काम करने के लिए,
जबकि जी जो सर्विस देने वाले हैं वो अभी इतने कॉन्फिडेंट नहीं है। तो अब ये भी जी है कि आप अपनी सुरक्षा कैसे रख सकते हो, उस पर बहुत सारा काम करने की जरूरत थी। तो चाहे फ्रंटलाइन वर्कर हो, चाहे हमारे संस्था के कार्यकर्ता हो, हमारा एक हम्म प्रोडक्शन यूनिट है जो पहले सैनिटरी नैपकिन बनाते थे, उनके पास अचानक से डिमांड आने लग गई कि हमें मास्क की जरूरत है, कि आप मास्क मिलेंगे। और मास्क जी मास्क में ये था कि उदयपुर में उस समय सप्लाई थी ही नहीं। जी करीब 40 दिन पहले न तो बाजार में मास्क अवेलेबल थे, न दुकानों पे थे, और हम्म दुकानें बंद हो गई थी। यहाँ तक कि हॉस्पिटल के स्टाफ के पास भी मास्क अवेलेबल नहीं थे। तो उस समय हमारी जी यूनिट, ये वाली यूनिट लक्ष्मी जी संभाल रही हैं, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि हम्म कुछ के लिए हमें सैनिटरी नैपकिन का काम को विराम देना चाहिए, और अभी इस समय वक्त की जो जरूरत है उसके हिसाब से हमें तुरंत मास्क बनाने का काम शुरू करना चाहिए और लोगों तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। तो उसी जी समय उन्होंने एक मास्क का डिजाइन बनाया और लोगों को ट्रेनिंग दी। वहाँ हमारी जो ग्रुप से जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनको ट्रेनिंग देके तैयार किया, और बड़ी संख्या में ये मास्क हमने जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो संस्थाओं के हम्म कार्यकर्ता हैं, जो प्राइवेट काम कर रहे हैं अस्पताल का या लोगों तक राशन पहुंचाने का, उन सब लोगों तक हमने इसको पहुंचाना शुरू किया। और वहां से डिमांड आई कि हमें मास्क कितने जी चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल से हम्म डिमांड आई कि हमको 2,000 चाहिए, हमको 3,000 चाहिए। हम्म तो जिस जिस हिसाब से डिमांड आई, हमको भी उम्मीद नहीं थी कि लोगों को इतनी जरूरत है। लोग इतने अवेयर हो गए हैं कि वो इसको प्राथमिकता देने लग गए हैं। मैंने खुद मेरे यहाँ जी पे कुछ मास्क एक्स्ट्रा रखे हैं, तो मैं दंग रह गया कि मेरा दूध वाला आके मुझे बोला कि सर, अगर आपके पास ये मास्क हैं, मुझे 10 मास्क चाहिए, चाहे वो उसकी कोई भी कीमत हो, मुझे अपने पूरे घर वालों को देने हैं। और वो मुझसे 10 जी मास्क यहाँ पे लेके गया। तो मुझे अच्छा लगा कि लोग थोड़े अवेयर हुए हैं, और मास्क प्रोटेक्शन का और मास्क करने का काम हमारा बहुत मुस्तैदी से हुआ है। और अभी भी इसकी हम्म डिमांड कंटिन्यू आए जा रही है। और थोड़ा से चैलेंजेस रहे थे इसमें कि कपड़ा मिलना बंद हो गया कॉटन का, और हमने उन्होंने अपने फ्रेंड्स को लिखा, लक्ष्मी जी ने, कि अब हमारे पास कॉटन कपड़ा नहीं है तो शायद हम नहीं बना हम्म पाएंगे। तो वो दंग रह गए कि उनके फ्रेंड्स ने अपने घरों से सूती कपड़ा भेजा है। वो चादरें थी और बहुत अच्छी कंडीशन की चादरें हैं, जिनको आप मास्क के रूप में जी काम ले सकते हो। और किसी किसी ने हम्म सूती थान भेजा है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से मदद की है, और सबके प्रयासों से ही ये काम इतने बढ़िया तरीके से संपन्न हुआ। जी तो मतलब गवर्नमेंट सप्लाई के बारे में क्या कहेंगे? मतलब क्योंकि मुझे मैं मतलब आपसे चर्चा करने से पहले पिछले शनिवार से मैं कुछ और पार्टनर्स से राजस्थान में बात कर रहा था स्थिति को समझने के लिए। तो हम्म। हुआ ये है कि गवर्नमेंट सप्लाई को आप कैसे असेस करेंगे कि अ, क्योंकि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं मतलब हम लुकअप करते हैं, मेरा कहने का मतलब कि हम देखते हैं उनकी तरफ कि शुरुआत वहां से होगी। नो डाउट कि एनजीओ पार्टनर्स का बहुत ही कमेंडेबल सपोर्ट रहा है। मतलब ये देख के मुझे कहीं ना कहीं खुशी होती है कि इतनी एनजीओ का फैलाव है देश में, जहां उठ के उन्होंने बिना सोचे कि कल क्या होगा, उन्होंने अपना पूरा रिसोर्स डाल दिया। तो गवर्नमेंट सप्लाई के बारे में आप क्या कहेंगे उदयपुर में, और खासकर जहाँ जतन काम करता है? हाँ, आपने ठीक कहा, क्योंकि सरकार ने भी अपनी जिम्मेदारी मतलब बहुत अच्छे से निभाई है। हमारे क्षेत्र जी में तो विशेष रूप से ये हुआ है कि पाबंद किया गया है लोगों को कि चाहे वो राशन का मामला हो और चाहे साबुन भी भिजवाया जाए। हमारे यहाँ पे जी बड़े संख्या में वंचितों की लिस्ट बन तैयार की है, और उन्होंने उनके घरों तक एक पूरा किट पहुंचाया है। उस किट में हम्म मास्क को भी उन्होंने प्राथमिकता दी है, मास्क को भी शामिल किया है। तो जो स्थानीय हाइजीन स्तर, किट जिसको कह रहे हैं ये लोग। हाँ हाँ, हाइजीन केयर किट। जी तो अभी भी जैसे जी मैं बता रहा हूँ कि इसमें दोनों मिलके जहाँ काम कर रहे हैं उसके परिणाम बहुत अच्छा आ रहे हैं, क्योंकि सरकार के पास तो हम्म अपनी सूची है और सरकार के पास संसाधन जी भी है, वो बांटने का काम कर रही है। लेकिन कुछ कुछ एरिया हम्म जो छूट रहे हैं, उसकी लिस्ट जो कि उनके उसमें नहीं आ रही है सीमा में, तो वो एनजीओ के साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे कि हमने अभी शुरू किया रेलमगरा दरीबाग में। तो कुछ गांव इतने इंटरनल हम्म है, वो सरकार की सूची में है ही नहीं, लेकिन वहां पे डिमांड जी अपने हमारे कार्यकर्ताओं ने बताया कि बहुत जरूरत है वहां पे। तो हमने उनको शेयर किया हम्म वीडियो से कि सर यहाँ पे भी चाहिए, और अगर आप हमको सूची हम्म प्रोवाइड करेंगे तो हमें जो राशन और हमें जो मास्क पहुंचाना है या ये किट पहुंचाना है, स्वच्छता किट, तो ये हम अपने लेवल पे पहुंचाएंगे। तो बहुत खुश हुए, जी उन्होंने हमें सूची प्रोवाइड की। तो दोनों मिलके जहाँ काम कर रहे हैं वहां पे बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। पर ये बात हम्म जरूर है कि अभी जो स्कूल्स हैं और जो क्वारंटाइन हम्म सेंटर्स बना रखे हैं, वहां पे ये चीजें आपको बिल्कुल अवेलेबल हैं, मिल रही हैं, खत्म होने से पहले जी सप्लाई।
ये मैंने तो देखा है, ओके। क्योंकि गोगुंदा में मेरे जी को ये रिपोर्ट मिली है, रेल मगरा में मुझे ये रिपोर्ट मिली है कि बहुत एक्टिवली वहां पे काम हो रहे हैं, और दोनों जी, जगह ये सप्लाई बराबर हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। नो डाउट, मतलब काफी एसडीओ वीडियो सब बिल्कुल मुस्तैदी से लगे हुए हैं। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि आउटरीच सर्विसेज जो हेल्थ सर्विसेज को बेसिकली या हेल्थ फैसिलिटीज को सुचारू रूप से चलाने में कोरोना के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट और ऑफिशियल्स जो हैं ब्लॉक लेवल के, उन्होंने मतलब कैसे लोगों तक ये बात अपनी पहुंचाई है, या क्या स्टेप्स कदम लिए हैं आपको लगता है जिससे जिससे ये सब सुविधाएं सुचारू रूप से चलें? मतलब आपने कहा जैसे एक घर से अगर कोई निकलता है या किसी को भी इमरजेंसी होती है तो वो स्वास्थ्य सुविधाएं और न्यूट्रिशन की खासकर सुविधाएं कैसे अवेल कर सकता है। इसके लिए प्रशासन जो है, मैं पूरा कहूंगा कि चाहे पुलिस से लेकर हमारे ब्लॉक के अधिकारी हों, वो कैसे साथ में काम कर रहे हैं? कुछ अगर अनुभव आप अ, शेयर कर पाएं। हमारे क्षेत्रों में तो सभी जगह जो मीडिया है उसका बहुत पॉजिटिव यूज किया गया है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। सरकारी कलेक्टर साहब ने बार बार हर ग्रुप में अपना मैसेज डाला है कि आपको इस समय इन इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सभी चीज़ों के बारे में, सर्विसेज के बारे में भी उन्होंने बताया है कि वो कहाँ से ये चीज़ें ले सकते हैं, नंबर शेयर करे हैं, और डॉक्टर्स ने भी अपने वीडियो बना के भेजे हैं। पुलिस ने भी अपने, कैलाश विश्नोई यहाँ पे जो एसपी हैं, उन्होंने बताया है कि नियमानुसार कब 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 ये खुला रहेगा, कब कब दुकानें खुली रहेंगी। आप आराम से हॉस्पिटल भी आ सकते हो, आप इस समय के बीच में अपने आप को यहाँ दिखा सकते हो। तो जितना प्रचार प्रसार वो व्हाट्सएप के मार्फत से, रेडियो के मार्फत से और अखबारों के द्वारा, क्योंकि अखबारों में भी बिल्कुल अपडेट्स आ रहे हैं। बीच में तो अखबार आने बंद हो गए थे और लोग डर रहे थे कि अखबार को हाथ नहीं लगाना है, जी लेकिन वो भी गलतफहमी निकली और अखबार अभी सब जगह सप्लाई हो रहे हैं, अखबार पहुंचने शुरू हो गए हैं। कुछ कुछ गांव में हालांकि अभी भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो अखबारों में रोज, हर रोज उनके मैसेजेस आ रहे हैं, कलेक्टर के और सारे अधिकारियों के, डॉक्टर्स के, उनकी दिनचर्या के बारे में आ रहा है। हम्म रेडियो बराबर बता रहे हैं, क्योंकि गांव में रेडियो चल रहे हैं, टीवी पे बार बार प्रचार प्रसार हो रहा है, व्हाट्सएप पे प्रचार प्रसार हो रहा है। और सबसे बड़ा काम तो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कर रही है, क्योंकि एक तरह से स्पीकर हैं गवर्नमेंट की, जहां जहां जा जी रही हैं इसके बारे में जानकारी दे रही है, इनको पूरी सामग्री उपलब्ध करवाई है। तो इनके पास एक तरह से फ्लैश कार्ड जी है बताने का कि देखिए आप इन इन काम इस तरीके से नहीं फैलता है, इस तरीके से फैलता है, आपको ये चीजों का ध्यान रखना है। तो इतने सारी चीजें जी। हैं जो इसका प्रचार प्रसार करके संक्रमण को रोकने का काम कर रही है। जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे जो इन्होंने कैंप लगाए हुए हैं, जो ट्रैक करते हैं, और माइग्रेंट क्राइसिस आपको कैसे लगता है कैसे हैंडल किया है प्रशासन ने, खासकर आपके एरियाज में देखें तो? हमारे यहाँ पे शुरू में तो बहुत बड़ी चुनौती आई थी, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन हुआ था 21-22 को, लोग घबरा के अहमदाबाद, सूरत से उनको जो साधन मिला, प्राइवेट बसें मिली, यहाँ तक कि पैदल तक वो आने को रवाना हो गए। और एक हम्म साथ बहुत सारी भीड़ आई, करीब पहले दिन जैसे 400-500 आए, अगले दिन 2-2,500 हो गए, उसके बाद 4,000 हो गए। तो प्रशासन हम्म ने उसमें वहां पे ही बस स्टैंड पे, हॉस्पिटल्स पर, जहां जहां से आती बसें या जहां जहां से इनके एंट्री पॉइंट है, वहां पे उन्होंने तुरंत कैबिन लगाए, टेबल्स लगाई पुलिस वालों के साथ में। और क्योंकि स्टाफ कम पड़ रहा था, हम्म तो उन्होंने संस्थाओं की भी मदद ली। हमारे पास भी लेटर आया था कि हमको जतन से कम 5-6 लोगों का स्टाफ दीजिए, जो कम से कम पर्चियां लिखने का काम करेगा। और उन्होंने हमारे जी स्टाफ को एंगेज किया, और जहां जहां एंट्री पॉइंट थे वहां पे अपना पूरा एक दल लगाया, और वहां पे उन्होंने पहले उनको चेक किया, उसके बाद उनको क्वारंटाइन हम्म किया, इनको करना था, और उसके बाद घर तक पहुंचाया। तो उन्होंने, शुरू में जरूर चैलेंजेस रहे जब ये इकट्ठे आने लगे, उसके बाद भी ये लोग हम्म अपना जमावड़ा वहीं का वहीं रखते, और जब भी कोई लोग आते तो उसको हम्म, देखने का काम करते। यहाँ पे थोड़ा एक्टिवली काम तो जी किया है। पर फिर भी लोग तो पहुंचे हैं जी मोहित, ऐसा नहीं है, लोग बाग कहीं कहीं रास्तों से पहुंचे। पर एक बात मुझे और भी बहुत अच्छी देखने को मिली कि गांव वाले भी बहुत एक्टिव हो गए। जैसे कि कोई पुलिस से बिल्कुल। बच के या इन सब चीजों से बच के अपने घर आ गया, पर उसके पड़ोसी को पता चल जी गया, कि पड़ोसी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कह दिया, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने फोन करके तहसीलदार को बता दिया। और ये बहुत अच्छा था कि जी उन्होंने कहा आउट ही नहीं करेंगे कि आपकी रिपोर्ट किसने दी। उन्होंने तुरंत पुलिस का जो जाब्ता था वो उसके घर भेजा, उसको पकड़ा, उसको 20 दिन के लिए स्कूल में क्वारंटाइन कर लिया। तो जी ये जी काम भी हुए थे यहाँ पे, 2-3 लोगों के साथ ऐसे काम भी जी हुए। जी। क्या आपको लगता है कि इस वजह से मतलब मैं एक ऊपरी सोच में कि कहीं कि एक पर्टिकुलर की भेदभाव की भावना भी कहीं डेवलप हुई है इस बीमारी के चलते?
क्या आपको लगता है समुदाय में ऐसा कुछ हुआ है? मैंने तो आपसे शुरू में अपनी बात शुरू करते हुए ये कहा जी था कि सोशल जी डिस्टेंस की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन सभी महसूस कर रहे हैं कि इमोशनल डिस्टेंस जो बिल्कुल। है वो बहुत ज्यादा हो गया है। मतलब आपस में तो कम हुआ जी ही है, आपस में तो बिल्कुल भेदभाव हुआ है, और एक डर सा बैठ गया है कि हमें इतना करीब अब हम नहीं जाएंगे। और आप कल्चर में हम्म। भी देखोगे तो लोग डर गए हैं कि बाहर के गांव का आदमी अगर उनके गांव में आ रहा है और वहां पुलिस ध्यान नहीं दे रही जी। है। तो मैंने हमारे यहाँ के क्षेत्रों में हम्म। कुछ गांव भी देखे हैं जहां गांव के लोग एक्टिव हो गए, उन्होंने रास्ता बंद कर दिया, खड्डा खोद दिया है, या कांटों की झाड़ियां लगा दी है, और बाहर से जी अलाउ जी। कर दिया कि हमारे गांव में काफी बाहर, जगह हुआ है ये। जी हाँ हमारे गांव में बाहर का आदमी आएगा ही नहीं, ये कह के उन्होंने मना कर दिया है। तो कई चीज जी। कि उन्होंने व्यवस्थाओं को अपने हाथ में ले लिया है, और वो ध्यान रखने के आए नहीं। तो मतलब एक दहशत तो है ही। हमारे हम्म। कार्यकर्ताओं में ये है कि भाई अब हम देखो पहले की तरह कल्चर नहीं होने वाला है। अब अगर वो आएंगे तो मास्क पहन के आएंगे, बार बार हाथ भी धोएंगे, जितने करीब बैठ के वो बात करते थे या मीटिंग करते थे अब उतने करीब नहीं बैठेंगे। कोई भी ऐसी हम्म। गतिविधि जहाँ पे हम मीटिंग्स क्या करते थे 7 बजे की, वो तो आप भूल ही जाओ हम्म। कि अब होगी आने वाले कई टाइम तक। दूर दूर बैठ के बहुत जरूरी हुआ तो वो जी काम हुआ करेंगे। यहाँ तक जी। कि लंच टाइम में भी जो सब साथ में बैठ के खाना खाते थे वो भी खत्म हो गया, कि अब अकेले अकेले दूर दूर बैठ। वो भी पॉसिबल तो नहीं ये होगा, सब चीजें बिल्कुल। अब आदतों में तो आ गई हैं, जी। और मुझे लगता है कि ये समय की मांग भी है। अगर लोगों ने इस चीज को समझा है और इसे गंभीरता से लिया है, तो ये अच्छी बात है कि वो अपनी सुरक्षा के प्रति थोड़े से जागरूक तो हुए हैं। और कई बार मुझे लगता है कि देखो अभी वापस जी कहना चाहिए कि अर्थ से बढ़कर जान है। तो अब आर्थिक व्यवस्था से ज्यादा इंपॉर्टेंस जान की, ये बात लोग जी। समझने लग गए हैं कि जब जान ही नहीं होगी, जब सेहत ही नहीं होगी, तो इन सब चीजों का क्या करेंगे। वरना इतने दिनों तक आप धंधा पानी बंद रख के बैठते तो सही, विद्रोह हो जाता। पर लोग वो काफी, और खाली बैठ बिल्कुल के लोगों ने ये काम बिल्कुल। नहीं किया है कि इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेना, इस बारे में ज्यादा से ज्यादा पता करना, चर्चा करना, उसके ऊपर उन्होंने बहुत काम किया है। हम्म। जी। लक्ष्मी जी शायद शायद जुड़ेंगी वापस, पर एक जो बहुत ही स्ट्रेस था इस पे सरकारों का, वो है वॉश का एक इनिशिएटिव है। और राजस्थान में हम हमेशा पानी को लेकर सेंसिटिव रहे हैं, तो आप वॉश के की इंटरवेंशन को कैसे देखते हैं इस समय में, पहला सवाल। हाँ। क्योंकि वो एक इंटरेस्टिंग पहलू है जो मुझे एक पॉजिटिव स्टोरी जिसमें दिखती है। दूसरी चीज ये है कि क्या कार्यकर्ताओं के माध्यम से, और क्योंकि आप महिला संगठनों और बहुत सारे इश्यूज पे काम करते हैं, तो डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर क्या आपका विचार है? क्योंकि बहुत सारे एजेंसीज और बहुत सारी एनजीओज इस बात पे स्ट्रेस कर रही हैं, और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और दिल्ली में भी दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन एज वेल, वो काफी स्ट्रेस है कि स्ट्रेस कॉल जो हैं डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर वो बढ़ गई हैं। तो इस पे आप अगर कुछ कुछ कहना चाहें तो। वॉश के मामले में क्योंकि मतलब लक्ष्मी जी ज्यादा अच्छे से बता पाएंगी, जिस तरह से वो हम्म। वॉश के एक कंपोनेंट सैनिटरी नैपकिन, सैनिटरी पैड नैपकिन, इनको लेके जो काम कर रही हैं उसके बारे में अच्छा है वही बताएं। अगर वो नहीं जुड़ती हैं तो मैं बताऊंगा। पानी की जहां जी तक मामला है, अकेली इस समय कुदरत ने भी साथ दिया है मोहित राजस्थान में। बिल्कुल जनरली बिल्कुल था कि बिल्कुल। झीलें सूख जाती थी और पानी की कमी जी। महसूस होती थी, और पानी की सप्लाई भी बहुत कम हो जाती थी। 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार, इस तरह से होने लग गया था। हम्म। लेकिन अभी झीलें हम्म। लबालब भरी हुई हैं, राजसमंद भी और उदयपुर की सारी झीलें। तो पानी की सप्लाई पे हम्म। कोई फर्क नहीं पड़ा है। पानी की सप्लाई हो रही है और हम्म। बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। हाँ, वो चैलेंजेस जो गाँव में है कि भाई बहते पानी को लेना, या पानी में गंदगी, या फिर पानी बराबर ज्यादा स्वच्छ नहीं हम्म। है, वो अपनी जगह पे हम्म। पहले की तरह कई जगह है। लेकिन पानी अवेलेबल है, ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम उनको सूखे का हम्म। सामना नहीं करना पड़ता है। ये तो एक जी बहुत बढ़िया उपाय है। दूसरा आपने जो सवाल पूछा था वायलेंस को लेके और डोमेस्टिक वायलेंस को लेके, मतलब मैंने भी पढ़ा है एनसीडब्ल्यू और दूसरी जगह के ये केस अभी बढ़े हैं। और हम लोग जी। यहाँ पे जतन में परिवार परामर्श केंद्र के नाम से काउंसलिंग का काम कर रहे हैं। तो अभी कई जी। सालों से चला रहे हैं, 5-6 साल से कर रहे हैं हम लोग। तो होता क्या है कि जब भी इस तरह के केस आते हैं तो पुलिस की तरफ से भी हमारे यहाँ काउंसलिंग के लिए भेजे जाते हैं। और अभी जी। इस समय क्योंकि आउटरीच एक्टिविटी बंद हो गई है, लोगों का आना जाना बंद हुआ है, तो हमारे पास केस बहुत कम, मतलब एक दो जनों ने केवल फोन पे जरूर बात की होगी, नहीं के बराबर केस आ रहे हैं।
और जी ऐसा जी नहीं है कि वायलेंस खत्म हो गया, वायलेंस तो जरूर हो रहा है, लेकिन लोगों की पहुंच बिल्कुल। नहीं हो पा रही, वो आ नहीं पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ये एक तरह से हम्म। जैसे पेंडिंग फाइल होती है ना, उस तरह से लोगों ने जी तरह से उसको एक कंप्रोमाइज कर लिया है कि जब तक ये नहीं खुलेगा तब तक तो सहना है या जो भी करना है। पर फिर भी जैसे हम्म अब सुमित्रा जी इस केस को देखती हैं, या एक और लक्ष्मी शर्मा है, ये दो महिलाएं ये हम्म डोमेस्टिक के काम को देखती हैं। उन्होंने अपने जितने जान पहचान के कार्यकर्ता और जितने जान पहचान के लोग हैं, जैसे पंच सरपंच का उन्होंने संगठन बना रखा है, तो हर एक गांव जी की हर एक पंचायत में उन्होंने एक मैसेज टाइप करके भेजा हुआ है कि अगर आपके घर में हम्म हिंसा है, ऐसी कोई बात है, तो आप इस नंबर पर हमसे संपर्क करें, हम तुरंत आपको सहायता पहुंचाएंगे। तो इस तरह से जी उन्होंने उन तक पहुंचने का प्रयास किया, पर ऐसा केस जी। आया नहीं है, बहुत कम आया है। हम्म हम्म। तो जैसे वॉश के संबंध में हाथ धोने की प्रैक्टिस पे क्या क्या आप कहेंगे, मतलब क्योंकि मैं एक बड़ा चेंज देख रहा हूँ अभी, चाहे डर से है, लेकिन वॉश के इम्प्लीमेंटेशन में जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था पानी पहुंचाना, वो शायद आपने हाईलाइट किया कि कहीं जा रहा है हम्म, कहीं नहीं, बट उसका जो हम्म। बिहेवियर चेंज का एस्पेक्ट था, जो फेज 2 या फेज 3 था, जहाँ कि लोगों को पहले एक्सेस रहे और फिर हम आदतों में बदलाव करें, तो वो आदतों पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि स्वच्छता किट को प्रमोट कर रहे हो जहां पे भी, चाहे वो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, चाहे डॉक्टर्स बोल रहे हैं, चाहे कलेक्टर बोल रहे हैं, वो सबसे पहली बात यही कहते हैं कि कोरोना से बचने के उपाय में अपने हाथ को बार बार धोइए, अपने हाथ को जी। आंखों पे मत लगाइए, मास्क का प्रयोग करिए। तो ये चीज रट हाँ। गई लोगों को, तो हाथ जी धोना बहुत जरूरी है, ये उन्होंने सीख लिया। और बीच में थोड़ा सा एक गलत प्रचार हो गया था कि सैनिटाइजर का यूज करना बहुत जरूरी है, तो उस समय क्या हुआ कि बिल्कुल। डिमांड होने के कारण मेडिकल स्टोर पे बिल्कुल मिल ही नहीं रहे थे, और मिल रहे थे तो 4 गुना 5 गुना कीमत पे मिल रहे थे। और उस समय बहुत अच्छा हुआ जी कि लोगों ने बताना शुरू किया कि आप सबसे बढ़िया चीज कपड़े धोने का साबुन है, काला साबुन है अपना जी। लोकल, अगर आप उससे भी हाथ धोगे बार बार तो आपके हाथ बिल्कुल कीटाणु हम्म रहित रहेंगे। ये सैनिटाइजर केवल उन जगह के लिए जहां पानी अवेलेबल नहीं है, जहां मजबूरी है, तो सैनिटाइज करने के बाद भी हाथ इतने साफ नहीं होते जितने पानी से और साबुन से धोने से होते हैं। तो ये मैसेज जब गया जी तो लोगों ने वाकई में बार बार हाथ धोना शुरू किया। और जो किट, चाहे वो सरकार की तरफ से सप्लाई हो रहे हैं या प्राइवेट एजेंसी की तरफ से सप्लाई हो रहे हैं, उसमें जिस तरह से साबुन और मास्क पर ये जा रहा है, और घरों में भी देखने को हम्म मिल रहा है कि घरों में बार बार अब हाथ धोए जा रहे हैं। आप पहले देखते होंगे कि टॉयलेट से आने के बाद में जहाँ पे साबुन रखने की जगह होती थी ना, वहाँ एक छोटा सा साबुन हुआ करता था, तो जो बिल्कुल। कम हो जाता था। अब आप देखोगे तो घरों में हम्म सब जगह हाथ धोने के लिए बड़ा साबुन उपलब्ध है। जी जी ये जी। देखने को मिला। लोग, हमारे ऑफिस में भी बीच में 2-3 बार लोग आए, उन्होंने बाहर हाथ धोए। मेरा दूध वाला आता है, वो पहले हाथ धोता है साबुन से, उसके बाद वो हमको दूध जी देता है। जी तो जी जी। ये एक कहीं ना कहीं वॉश के परिणाम हमें इस बीमारी ने कहीं ना कहीं सिखाए हैं। मैं आपसे हाँ, एक आखिरी सवाल, मैं बस एक ये कंक्लूड करने से पहले पूछना चाहूंगा कि कुछ बीमारियां सर ऐसी हैं जिनमें दवाइयाँ अगर उपलब्ध नहीं होती हैं या ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं होता है, तो हमें उसका दुष्परिणाम देखना पड़ सकता है। तो जैसे कुछ, क्योंकि प्रवासी मजदूर और हमारे यहाँ लेबर का एक एक बड़ा तबका आता भी है राजस्थान में, और जाता भी है यहाँ से। तो सिलिकोसिस, टीबी, कुछ मेरे दिमाग में ऐसी बीमारियां आ रही हैं जिनकी दवाइयां अगर आप रोक देते हैं तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम कुछ अलग हमें देखने को मिल सकता है। तो क्या इसके बारे में कहीं आपको कार्यकर्ताओं से कुछ खबर मिली है कि इन इन लोगों से हम कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, इन लोगों को किस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं? पहली बात तो ये लोगों तक जानकारी पहुंचना जरूरी था कि इस दरमियान मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे, मेडिकल स्टोर्स में एब्सोल्युटली। दवाइयां उपलब्ध जी। रहेंगी। और लोगों ने हम्म देखा भी है कि चाहे सारी दुकानें बंद हैं, लेकिन मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं और मेडिकल से जी दवाइयां आ रही हैं। पर जैसे जी अब जी गोविंदा है, वगैरह है, या राजसमंद है, कुछ विशेष दवाइयां हैं जो बीपी की हैं, या फिर कुछ पेट दर्द से संबंधित दवाइयां हैं जो वहां अवेलेबल ही नहीं है उन मेडिकल स्टोर में। जी वहां से लोग अक्सर उदयपुर आके वो दवाइयां ले जाते थे। तो जी मैं जैसे हमारे अनुभव में बताऊं कि हमारे 2 कार्यकर्ता हैं, एक चाइल्ड का लड़का है और एक हमारे बनेड़िया गांव के रहने वाले हैं। उनकी वाइफ के लिए उनको दवाइयां चाहिए थी, और चाइल्ड के कार्यकर्ता को अपने ससुर जी की बीपी की टैबलेट्स चाहिए थी, और वो हम्म वही टैबलेट चाहिए थी जो कि वहां पे अवेलेबल नहीं थी राजसमंद में। उन्होंने फोन हम्म किया और बात की, तो उन्होंने कहा बिल्कुल दवाई की पर्ची और अपना आधार कार्ड लेके आइए और यहाँ से लेके हम्म। जाइए उदयपुर, कोई आपत्ति नहीं है। कि 2 चीजें वो जी लेके अपने गाड़ी में आए
और दोनों तीनों जगह उनसे रोका, उनको पूछा, उसके बाद उन्होंने देखी, और एक जगह जब थोड़ा कठोर तरीके से पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा सर हम यहीं खड़े हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप दवाई यहाँ मंगवा लीजिए अपने किसी साथी से, हम यहाँ से लेके चले जाएंगे। तब उनको भी अलाउ कर दिया। पर मैं ये सोच रहा था कि हमारे वर्कर ने तो कर दिया, पर गाँव में जिस तरह के लोग हैं और जिस तरह की दवाइयां हैं और वो एक भय है पुलिस का, उससे अभी में मेरी बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बिल्कुल जानकारी नहीं है कि उन लोगों पे क्या प्रभाव पड़ा होगा बीपी की टैबलेट का या फिर इस तरह की इमरजेंसी दवाइयों का। क्योंकि ये जरूर गई है कि दवाइयों की दुकान खुली है और आपको नहीं रोका जा रहा है, पर एकदम इंटीरियर में गाँव में बच्चों जो स्थितियां है बीपी पेशेंट की और डायबिटीज वालों की भी इवन, तो वहां पे क्या प्रभाव पड़ा है मोहित, इस बारे में थोड़ा मुझे और पता करना पड़ेगा। जी जी, कंक्लूड करते हुए आपने जैसे शुरू में शेयर किया कि किस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हैं इस मुहिम में, बट क्या आप कुछ और पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस जो कि सपोर्ट के साथ, क्या और दूसरे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस आपके इंटरवेंशन एरिया में और क्या क्या कर रहे हैं उसके बारे में कुछ अगर बता पाए तो। हमारे एरिया में तो और भी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं इस मुद्दे पे, जैसे चाइल्डलाइन 24 घंटे अपना काम कर रही है, और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका इस मुद्दे पे काम है, जैसे कि हमारे यहाँ पे अलर्ट करके एक संस्था है, गायत्री सेवा संस्था है, सेवा मंदिर है और GSVS है। ये लोग तो बिल्कुल ये भी काम कर रहे हैं, और एक अच्छी बात ये भी है मोहित कि जैसे गोविंदा में हम भी काम कर रहे हैं और सेवा मंदिर भी काम कर रहा है, और एक और संस्था है तो बदलाव करके है, वो काम कर रहे हैं। तो आप इन तीनों ने देखा कि सभी लोग राशन सप्लाई का काम कर रहे हैं और गांव में कर रहे हैं, तो डुप्लीकेशन हो या सेवाओं में कोई अनियमितता नहीं हो, तो इन लोगों ने क्या किया, तीनों ने एक मीटिंग की और मीटिंग करके अपनी अपनी लिस्ट सभी के साथ शेयर की, और उसमें बहुत क्लियर आया कि कई जगह डबल या 3 बार जाने का हो रहा था और कई जगह पहुंच ही नहीं रहा था, और फिर उन लोगों ने खुद एक कॉमन लिस्ट बना के अपना किया। तो ये कोऑर्डिनेशन भी संकट के समय में गोविंदा में देखने को मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, तो कंक्लूड करते हुए क्या रोशनी की उम्मीद शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में क्या हम देखते हैं कि अगर मैं स्पेसिफिकली कुछ जनरली भी हम बात कर सकते हैं, बट क्या आपके ओपिनियन में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में अगर मेजरली मातृ शिशु स्वास्थ्य को हम देखें और एडोलेसेंट हेल्थ को देखें, तो क्या आपको मेजर चुनौतियां या इम्पैक्ट आपको लगता है कोरोना का होने वाला है, और क्या किन परिस्थितियों को हमें देखना पड़ सकता है इन 40 दिनों के बैकलॉग को देखते हुए? बहुत तरह की आशंकाएं हैं सबके मन में कि अब क्या होगा, किस तरह से सेवाएं पहुंचे, क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि अभी लंबे समय तक स्थितियां नॉर्मल होने वाली नहीं है। तो आप अपने व्यवहार में बदलाव लाओगे, आप सर्विसेज की पहुंच में भी आपको बदलाव लाना है, और किस तरह से नई रणनीति प्लान करनी पड़ेगी इस पे सोचने की जरूरत है, क्योंकि अभी 20 दिन में हमने ये महसूस किया है कि जैसे कार्यकर्ताओं से बात करनी है या उनकी कैपेसिटी बिल्ड करनी है, तो अचानक से ये कंप्यूटर पे जूम ट्रेनिंग या मोबाइल पे जूम के मार्फत जुड़ना और ट्रेन करना और अपनी मॉनिटरिंग करना काम, ये सब एकदम आ गया है इसमें। तो नए तरीके इजाद होने लगे हैं और बहुत यूज हुआ है इसका, जूम का भी हुआ है, व्हाट्सएप का भी हुआ है और टेलीफोन का भी हुआ है। तो जो काम जैसे मतलब मेरे को लगता है कि टेक्नोलॉजी पे हमारी निर्भरता बढ़ गई है थोड़ी। तो ये जो नियमित जांच वाली बात अगर हम करते हैं गर्भवती महिलाओं के साथ मातृ शिशु सुरक्षा को देखते हुए, तो इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा तो यही उठाया जाना चाहिए कि जो सर्विस सेंटर हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित कैसे बनाया जाए, और इस कोरोना से जुड़ी हुई गलतफहमियों को कैसे दूर किया जाए कि एक बार थोड़ी सुरक्षा के साथ बिना किसी झिझक के मैं अस्पताल तक पहुंच के अपनी जांच करवाऊं और जरूरत होने पर इलाज भी कराऊं, कम से कम ये चीज लग जाए। तो इसके लिए हमको बहुत स्तर पे काम करना है, मतलब शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी भी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी भी। एकदम तो ये चीजें दूर होंगी नहीं, प्रैक्टिस में आने में टाइम लगेगा, लेकिन हमें सोचना तो पड़ेगा क्या स्ट्रेटेजी प्लान की जाए और अपने सेंटर्स को कितने ज्यादा सैनिटाइज बनाया जाए, सुरक्षित बनाया जाए। जैसे कि अभी हॉस्पिटल में एक ही गेट खुलता है,
और आपको वहां से जो एक कैबिन बनाया है जो जहाँ पे आप सैनिटाइज होके निकलते हो, इस तरह की जो चीजें हैं, ये हमको अब बहुत ही गंभीरता से इनका पालन करना पड़ेगा। तो सर्विस सेंटर में चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। व्यवहार में बदलाव को लाने को लेके कंटिन्यू इनका मैसेज, हम ये नहीं कह सकते कि हमने अभी जो प्रचार प्रसार कर लिया उससे लोगों की आदत में आ गया है। आप अगर बार बार इनको दोहराओगे तो वापस से ये कमजोर हो जाते हैं। तो इनको निरंतर दोहराया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और थोड़ा सा अपने न्यूट्रिशन सर्विसेज को लेके, अपने खाने पीने को लेके और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने को लेकर किस तरह से काम किया जाए, किस तरह से अपनी आदतों में बदलाव किया जाए, इस पे भी बहुत प्रचार प्रसार करने की जरूरत है, ताकि लोग वापस लौटें कि भाई हम ये चीजें खाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, और हम स्वच्छता संबंधी इन आदतों का पालन करते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। ये सब चीजें हमको, क्योंकि अब सरकार सॉरी जी जी सभी चीजें बदलेंगी। मतलब अब ये सब हमारा वर्क कल्चर बदलेगा, काम करने का तरीका बदलेगा, हमारे सर्विस सेंटर्स बदलेंगे, ये सब चीजें आपको बदले हुए रूप में दिखेंगी। जी अगर गवर्नमेंट के रोल को देखें तो कैसे उनकी तरफ से, मतलब आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि जो इंडिकेटर्स इतने सालों काम करने के बाद आशा के बहुत परसिस्टेंट परसुअल जो किसको कह सकते हैं कि बार बार क्षेत्र में जाने के बाद आज महिलाओं को हम ये कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए हमने प्रेरित किया था या वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया था, आपको क्या लगता है कि एनजीओज, सरकार की भागीदारी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में अब क्या रहेगी इसको वापस रीइंस्टेट करने का, इन सर्विसेज को वापस रीइंस्टेट करने का? ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन बदलेंगे, बट इंस्टीट्यूशन से बाहर जाके जो सर्विसेज बिल्कुल डोर स्टेप तक जाती थी, उनमें आपको कैसे बदलाव लगता है? उनकी वजह से कैसे क्या बदलाव आने में हम देख सकते हैं, क्या बदलाव देख सकते हैं? मैं ये समझता हूँ कि सरकारी स्तर पर भी और एनजीओ के लेवल पर भी दोनों अपनी अपनी सीमाओं को पहचानते हैं। दोनों मालूम है कि सभी जगह वो अवेलेबल नहीं है, और दोनों ये भी जानते हैं कि जहां जहां पे भी दोनों ने आपस में मिल के काम किया है वहां पे निश्चित तौर पे परिणाम बहुत अच्छे हैं। तो अभी एकदम तो इतना बड़ा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, ना एनजीओ के पास है ना सरकार के पास है, कि इतने बड़े स्तर पर कोरोना 19 के प्रभावों को प्रभावित करते हुए इन सेवाओं को पहुंचाया जाए। तो हमें कुछ समय तक या फिर तक हम तैयार नहीं रहते, मतलब साथ तो चलना ही होगा, क्योंकि एक के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है और सस्टेनेबिलिटी बहुत है, तो दूसरे के पास गांव में संपर्क और गांव में लोग उनकी बात सुनते हैं, ये वाली पॉजिटिव चीजें ज्यादा हैं। तो ये चीज सरकार ने भी पहचानी है। उन्होंने सरकार एनजीओ को कहा है कि आप हमारा साथ दो और हमारे साथ मिलकर काम करो। और जहां दोनों एक साथ खड़े हुए बात कहते हैं तो सामने वाला विश्वास करता है कि सरकार भी यही कह रही है और ये भी वही कह रहे हैं, दोनों बात तो एक ही कर रहे हैं। पर इसमें ये बात जो आप बोल रहे थे कि डोर स्टेप तक सर्विस पहुंचने का, क्योंकि इतने साल लगे आशा को, गर्भवती महिलाओं को सर्विसेज से जोड़ने में, पर आप ये भी देखो कि इस मामले में, कोविड-19 के मामले में संक्रमण वाली बात बहुत तेजी से सब जगह फैली है और सब लोग ये बातें महसूस कर रहे हैं। अब जैसे किसी ने मुझे कल कहा था कि हाँ, अगर यूं देखा जाए तो हमारे यहाँ कैंसर पेशेंट भी बढ़ रहे हैं और उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, इससे उस पर भी काम करने की हमको जरूरत है। और अगर हम यूं देखें कि संक्रमण किससे ज्यादा फैल रहा है, तो संक्रमण का जो फैलाव है, उस फैलाव को अगर हम नोट करें तो वो फ्रीक्वेंसी कोरोना की बहुत तेज है और ये लोगों ने एकदम समझ लिया है जिस तरह से वो घरों में बैठे हैं। तो इसको रोकने के लिए जिस तरह सरकारी प्रयास और गैर सरकारी प्रयास होंगे, उसमें लोगों की भागीदारी का होना बहुत जरूरी है, उनका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, उनका सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। तो अगर ये स्वीकार्यता लोगों की इनके साथ मिलेगी तो तीनों मिल के फिर इस चीज का मुकाबला कर पाएंगे। और आने वाले टाइम में ये होने वाला है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम तीनों एक दूसरे के ऊपर परस्पर निर्भर हैं और तीनों मिलकर ही इस काम को कर सकते हैं। बिल्कुल। कुछ टॉप ऑफ द माइंड कुछ सजेशंस आपके पास आते हैं कि आते 3-4 महीने में जो पिन पॉइंटेड चीजें ऐसी हों जिन पे हम काम कर सकते हैं? जो अभी आपने कंसर्न्स मेंशन किए कि एक तरफ सप्लाई है, दूसरी तरफ कॉन्टैक्ट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, तो कुछ पिन पॉइंटेड कुछ जतन सोच पाया है या जनरली आप सोच पाए हैं उसको लेकर?
हमने तो देखिए हमारा जितना भी काम है अलग अलग मुद्दों पर मोहित, उसमें हमने इसको मेन स्ट्रीम किया है एक तरह से, कि कोई भी मुद्दा जी। बिना कोविड-19 के नहीं शुरू किया जाएगा। चाहे वो पंचायती राज में हम्म। महिलाओं के साथ काम हो या किशोर किशोरियों के साथ काम हो, चाइल्ड लाइन का काम हो, और हम इस इश्यू पे जो प्रयास हो रहे हैं उन प्रयासों को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं, हम लोग काम करेंगे। तो हमने अपनी स्ट्रेटेजी को हम्म। चेंज किया और हमने इसको बहुत प्राथमिकता पे रखा है, क्योंकि इसके साथ ही हम बाकी मुद्दों को देखते हुए काम करेंगे। आने वाले टाइम में जो हम्म। मैं देख रहा हूँ उसमें सरकार की तरफ भी मैं ये देख रहा हूँ कि सरकार भी ज्यादा समय, ज्यादा पैसा कोरोना 19 संक्रमण को रोकने के लिए लगाएगी। चाहे उसके नए अस्पताल बनाने पड़े, स्टाफ की भर्ती करनी पड़े, क्योंकि राजस्थान में तो आ गया हम्म। है कि आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा हेल्थ वर्कर्स की जरूरत है। क्योंकि आप कितनी बिल्कुल। आशाओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और उनके भरोसे एएनएम के भरोसे करोगे। एक एक कई जगह तो पद रिक्त हैं और कई गांवों तक बेचारे उसको एएनएम को दौड़ना पड़ता है। तो आपको तुरंत एक बार तो स्वास्थ्य कर्मियों की तो नियुक्ति करनी ही पड़ेगी, पैरा हेल्थ वर्कर की नियुक्ति करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, लोगों के साथ जन भागीदारी लेनी पड़ेगी आने वाले टाइम में। और एक कन्वर्जेंस की जो हम बात करते हैं एनजीओ में, सरकार में और लोगों के साथ, उस कन्वर्जेंस को हमको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और उसके बाद हम इस चीज से लड़ सकेंगे। हेलो, लक्ष्मी भी हैं शायद साथ में, अगर नहीं अभी नहीं है लक्ष्मी जी। हेलो। जी जी। आवाज शायद बीच में चली गई थी। हाँ हाँ मोहित, तो मैंने मेरी बात तो पूरी कर ली, लक्ष्मी जी शायद चली गई हैं। लक्ष्मी जी शायद, हाँ नहीं है जी अभी। जी। कैलाश जी, थैंक यू सो मच ये चर्चा करने के लिए। मुझे लगता है कि एक एक पर्सपेक्टिव मिला है। तो हम लोग जो करना चाह रहे हैं वही करना चाह रहे हैं कि एक तो इंस्टीट्यूशंस को कैसे फर्क पड़ा है, और दूसरा हम लोग कम्युनिटी जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं और कुछ कम्युनिटी हैं विद फोकस ऑन मातृ शिशु स्वास्थ्य पे ज़्यादा फोकस रह रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स से भी कुछ अगर बात कर पाएं। तो मेरा मतलब आपसे इंटरेक्शन से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, मतलब समझने को मिला है कि कैसे एक बीमारी कैसे पूरा ट्रांजिशन करती है ऑपरेशंस में। तो इंस्टीट्यूशनली तो काफ़ी चेंज हुआ है। क्या मतलब आपसे एक रिक्वेस्ट और थी कि क्या हम कुछ फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर से कनेक्ट हो सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं आते समय में, आते कुछ दिनों में? बिल्कुल जरूर हो सकते हैं, क्योंकि गोविंदा ऑफिस में हमारे साथ कुछ फ्रंटलाइन वर्कर्स जुड़े हुए हैं। और मैं जी गोविंदा के जो हमारे इंचार्ज हैं राजेश जी, उनसे बात करता हूँ। अगर वो एक दिन तय कर लें, आप डेट बता दें संभावित, और उस दिन वो उनके साथ मिलके बात कर सकें तो बहुत अच्छा है। जी। तो होता ये है जैसे अभी क्योंकि ये जो इंडिविजुअल कॉल्स हैं और ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात करनी है तो एक फ्रेमवर्क जरूरी होता है। तो इसके लिए तो शायद मैं उपलब्ध हूँ जब भी हम करना चाहें राजेश जी से बात भी। पर फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए एक टीम हमारी है डेटा कलेक्शन की, वो शायद उनको कॉल करेगी जब भी हाँ वो उपलब्ध होंगे। तो अगर राजेश जी के माध्यम से या तो राजेश जी हमें उपलब्ध करा दें, अगर फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स की कुछ नंबर्स अगर उपलब्ध हो सके तो हाँ हाँ, बहुत मदद हो जाएगी। जी जरूर जरूर बिल्कुल। जी। तो ये करीबन स्टडी हम लोग कल सेकेंड हाफ से थोड़ी थोड़ी कुछ इलाकों में शुरू कर रहे हैं। तो अगर आप तो कैसे हम इसको वर्कआउट करेंगे? आप कांटेक्ट करेंगे राजेश जी को या मैं एक बार मैं कॉल कर अपनी ले, तरफ से? मेरी सुबह हो जी जाएगी बात से, और फिर मैं जो भी बात होती है मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। आपके नंबर तो वही है जो आपने फोन ठीक है। किया ना, तो मैं उसको मैंने सेव। कॉल किया था आपको। तो प्राथमिकता यही है कि अगर आपके कुछ इंटरवेंशन एरिया से अगर हमें कुछ 5 7 8 नंबर मिल जाते हैं जिसमें फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स का एक मिक्सचर हो, आशा एएनएम, आंगनबाड़ी, और क्या चुनौतियां वो फेस कर रहे हैं इस टाइम में, क्योंकि ये टाइम डॉक्यूमेंट करने के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि ऐसा रिस्पॉन्स दोबारा करने में हमें सक्षम करेगा कि अगली बार ऐसा कुछ आता है तो कम से कम हम इन इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। तो उनसे बात करने में काफ़ी
की अनुभव एक साझा करने में मजा आएगा और समझ में आएगा कि कैसे वो डील कर रहे हैं। तो अगर 8 से 10 नंबर भी मिल जाते हैं तो आई थिंक मुझे लगता है कि हमारे लिए बेहतर होगा। जरूर। तो मैं सेम एक ही एरिया के दूं या अलग अलग, क्योंकि हमारा जैसे राजसमंद में भी काम है, उदयपुर के गोगुंदा में भी काम है, तो मैं अलग अलग एरिया के आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। कवरेज जितना है उतना अच्छा है। तो ठीक है, तो मैं अलग अलग एरिया के देता हूँ, है ना, रेलमंगरा से भी देता हूँ, राजसमंद से भी देता हूँ, और यहाँ से भी देता हूँ, गोगुंदा से। जी। और मेरा एक एक रिक्वेस्ट, तो क्या मैं ये चाहूंगा कि आपका समय इसमें ज्यादा नहीं जाए, इसलिए जैसे जो भी पर्सनल कॉन्टैक्ट जिनसे आप रेगुलरली इंटरेक्ट करते हैं, जैसे आपने कहा वो सेंटर्स के पार्ट हैं, तो मतलब ज्यादा मैं नहीं चाहूंगा कि आप ज्यादा समय इसमें दें। तो जो भी टॉप ऑफ द माइंड आपके पास जो भी कॉन्टैक्ट्स हों जो आप उपलब्ध करा पाए, तो हमें बहुत मदद हो जाएगी उसमें। कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल उपलब्ध करा दूंगा आपसे, है ना। जी। तो मैं कब से कांटेक्ट करूं आपसे, क्योंकि मतलब मैं ये चाह रहा था कि हम, क्योंकि टाइम ऐसा है कि जल्दी जो हम बेसिकली ये जो असेसमेंट कर रहे हैं ये पीएफआई, आप जानते होंगे दिल्ली में, हम्म। पीएफआई और स्विस के साथ हम लोग मिलके ये असेसमेंट कर रहे हैं। तो हाँ हाँ, कल मैं आपसे एक बार संपर्क कर लूँ सुबह में, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो। 12 बजे के आसपास आप फोन कर लें, है ना, तब तक मैं उनसे नंबर भी ले लूंगा जितने मिल जाएंगे, और हो सका तो आपको मेल करके ग्यारह नंबर भी। बारह बजे कब? हाँ, 11 बजे तक या 12 बजे तक? 11 बजे कर ग्यारह लें बजे आप, तक मैं आपको फिर कॉल कर। कर लें आप, ठीक है। है ना। ठीक है, मैं आपको एक बार मैसेज ड्रॉप कर दूंगा अगर ऐसा होता है तो, अगर उस हिसाब से होता है तो हम कनेक्ट कर लेंगे। जरूर जरूर। ठीक है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच कैलाश जी ये करने के लिए। ये और अच्छा लगा कि आप जतन में आए हैं, भूपेन से मिले हैं, और आपने देखा। अब मैं शक्ल याद करूंगा कि कौन सा मोहित है, जरा पता करता हूँ। भूपेन, आई थिंक फोटोज ली होंगी उस टाइम पे, ये 2016 में एक प्रोजेक्ट हुआ था, और भूपेन ने उस समय जब भी जो भी हमारे इन्वेस्टिगेटर्स थे उस टाइम पे, तो 3 तरीके के फॉर्मेट्स थे उसमें, जो भी ट्रेनिंग होनी थी, मतलब बेसिक ट्रेनिंग होनी थी, वो भूपेन जी ने फैसिलिटेट की थी उस टाइम पे। और मैं और स्मिता जी, मैं और संजय जी आए थे चेतना से। हाँ 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 तो जी, तो हम लोग सेवा मंदिर के जो वहाँ पे है, वहाँ पे उनका हॉस्टल या जो भी उनका रहने का हिसाब किताब है, ऑफिस के सामने जस्ट एक गेस्ट हाउस है, तो हाँ हाँ वहाँ रुके थे हम लोग। और हाँ काफी मतलब सोहन जी के साथ और नरेश जी के साथ काफी हम लोगों ने, तो काफी मतलब भूपेन जी एक इधर आई थिंक उदयपुर में कई हॉस्पिटल में थे, तो वो साथ में थे। उसके बाद हाँ। तो क्या है, बहुत लंबा टाइम हो गया, 4 साल हो गए उसको भी। चलिए जी। जी, थैंक यू सो मच। ठीक है कैलाश जी, कब, थैंक यू सो मच। मैं ये रिकॉर्डिंग मैं पहली बार रिकॉर्ड कर रहा था, तो मैं देखता हूँ ये कहाँ सेव होती है, कैसे होती है, और अगर मैं आपको भेज पाता हूँ किसी भी तरीके से तो मैं आपको जरूर भेजूंगा इसको, ठीक है? जरूर जरूर। ठीक। चलिए, थैंक यू सो मच कैलाश जी। जी। थैंक यू।